है ना। तो उसी के बाद रखने का ज़्यादा फायदा हमें मिल जाएगा। जेट स्ट्रीम आगे समझा देंगे, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं आपसे। उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दोनों चक्रवातों से वर्षा होगी या सिर्फ शीतोष्ण चक्रवात से? वर्षा दोनों में हुई थी कि नहीं, पहले ये बताओ। वर्षा दोनों में हुई थी, राइट। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ये है कि जो वर्षा होती है वो आई के दोनों पार्ट में लगभग हर जगह हो जाती है। आई से ले लो, इधर का पार्ट इधर का पार्ट, उसमें सब में हो जाती है। लेकिन शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखें तो यहाँ से दो पार्ट कर दो, तो इधर में पूरे में वर्षा हो रही है, राइट। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा, यहाँ क्रमशः वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, पूरे भाग में वर्षा हो रही है। लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में यहाँ वर्षा है, यहाँ वर्षा नहीं है, यहाँ वर्षा नहीं है। ये हवा उठती है तो यहाँ पर यह शीर्ष में वर्षा होती है, राइट। और यहाँ वाले में यहाँ पर वर्षा हो रही होती है। तो इसलिए यहाँ पर वर्षा की क्या है, कुछ निश्चित कोशिकाएं हैं, कुछ निश्चित क्षेत्र हैं। तो वर्षा दोनों में होती है, लेकिन यहाँ पर आई के दोनों तरफ हर जगह वर्षा है, और जबकि यहाँ पर वर्षा के कुछ निश्चित क्षेत्र होते हैं। तो दोनों में वर्षा होती है ना। सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या सिर्फ सागरीय जल में? हमने इनके निर्माण की प्रक्रिया नहीं लिखा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल महासागरीय उष्ण महासागरीय सतह पे उत्पन्न होते हैं, जहां टेंपरेचर 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एनसीईआरटी लिखती है 27, तो आप 27 मान लो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनके लिए जो सिस्टम डेवलप होता है लो प्रेशर वाला, वो संघनन की गुप्त उष्मा से। अगर कोई ऐसा चक्रवात है जो ट्रॉपिकल में है, जल और स्थल दोनों में पैदा हो रहा है, तो फिर वह सेकेंडरी सर्कुलेशन नहीं है। वह कौन सा सर्कुलेशन है? टर्शियरी। हम उसे स्थानीय चक्रवात कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉर्नेडो, टॉर्नेडो ये लो प्रेशर जोन के सहारे डेवलप हो जाता है कहीं भी, लेकिन होगा कितना, 10 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट बस, क्योंकि लोकल कंडीशन डेवलप है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य केवल उष्ण महासागरीय सतह पर निर्मित होते हैं। अब कोई इसमें दोबारा पूछना मत, है ना, ये बिल्कुल तय रखो। बड़ा स्पष्ट लिखा है, टॉर्नेडो स्थानीय चक्रवात है, स्थानीय, वो कहीं भी निर्मित हो सकते हैं। सेकेंडरी सर्कुलेशन नहीं है। सेकेंडरी सर्कुलेशन में जो भी हमने लिखा है वो मानसून चक्रवात पर चक्रवात कंफर्म। अब यहाँ चक्र की जगह तो सीड्स क्यों कहते हैं? उसका सिंपल सा कारण है, इनकी बनावट ये ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पर यह आंख की तरह दिखाई पड़ता है, और यह जैसे वी आकार का है, तो ये अपने आप वी का क्या लग रहा है? सीड्स। वी का क्या लग रहा है? सीड्स। तो जो इनकी अपीयरेंस है उसके आधार पर यहाँ पे बात होती है, जो अपीयरेंस के आधार पर बात होती है। सर ग्रीन बुक में देखा है कि ओलावृष्टि के लिए सतह का तापमान हिमांक के ऊपर होना चाहिए, ऐसा क्यों है? तब बर्फबारी हो जाएगी, तब ओला पास शायद न हो पाए, राइट। अगर हो तो ठीक है, न हो तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हिमांक के ऊपर होने पर ओले की दशा बेहतर होती है, क्योंकि इससे अप ड्राफ्ट होगा। क्या होगा? अप ड्राफ्ट, हवा ऊपर उठेगी। हिमांक क्या उससे नीचे होगी तो क्या हवा ऊपर उठ पाएगी? क्या नहीं उठेगी ना, ठीक है। चलो आज के टॉपिक, 2-3 टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे बस, फिर चलते हैं जलमंडल की तरफ। पहला लिखो यहाँ पर कृत्रिम वर्षा, ऑब्लिक मेघ बीजन, आर्टिफिशियल रेन, ऑब्लिक क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन ऑब्लिक क्लाउड सीडिंग। देखो दो ही चीजें यहाँ पर, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक तरह से इंफॉर्मेशन है। तो दो चीजें हैं, पहली चीज है क्या है, फिर है कैसे करते हैं, तरीका, फिर इसके बाद परिणाम। परिणाम क्या है? विधि और परिणाम, 3 चीज है। और यह ऑब्वियस इन मोस्ट ऑफ द केसेस यह प्रिलिमिनरी एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। देखो क्या है, अगर मान लो कहीं पर है बादल दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही है, राइट। तो इन बादलों को वर्षा के लिए प्रेरित करना, वे मानव द्वारा किए गए उपाय जिसके द्वारा बादलों को वर्षा के लिए बाध्य किया जाता है, उसे कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन। जैसे जमीन से हम क्या लेते हैं? फसल। तो मेघ से क्या प्राप्त करते हैं? पानी। उसकी फसल क्या है? पानी। मेघ है, जमीन है, लेकिन फसल नहीं आ रही, तो उसमें हम पानी बो दें और बो करके काट लें, अपने आप आ जाए, तो वो क्या हुआ? मेघ बीजन। पानी, मेघों में पानी को बो देना क्या कहलाता है? मेघ बीजन, राइट। और याद रखना ये तभी होगा जब वायुमंडल में पहले से बादल क्या हो? मौजूद हो। ये बहुत जरूरी है। हम बादल नहीं बनाते, उपस्थित बादलों को हम वर्षा के लिए प्रेरित करते हैं। और हर बादल वर्षा के लिए प्रेरित हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, उसके लिए सर्टेन कंडीशन चाहिए। क्या होता है? देखो 2 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन है कि ऐसा क्लाउड है जिसमें वाटर वेपर बहुत सारी थी और कंडेंस हो गई है, लेकिन यहाँ पर निलंबित कणकीय पदार्थ बहुत कम है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर बहुत कम है। जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर हैं ये वाटर वेपर को कंडेंस कराने में, प्लस अगर वाटर वेपर कंडेंस हो जाए तो इन जो छोटे छोटे जो ये जल की बूंदें हैं ये इन्हीं पे क्या होती हैं? बैठती हैं, और जब ये बैठती हैं तब बादलों का निर्माण होता है। तो अगर कोई ऐसा बादल है जिसमें निलंबित कणकीय पदार्थों की मात्रा कम है, तो कुछ बूंदें तो सेट हो गई, यहाँ पर बैठनी और ये हो गया, उससे बादल बन गए। लेकिन अभी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो ऐसी बूंदें हैं, बहुत महीन बूंदें हैं, वो किसी पार्टिकल पर बैठ नहीं पाई हैं, क्योंकि कणकीय पदार्थों की मात्रा क्या है? बहुत कम है, राइट। अब हम ऐसे बादल में कोशिश करेंगे, ऐसे बादल को कहा जाता है सुपर कूल्ड क्लाउड। इसमें जल की महीन बूंदें होती हैं, टेंपरेचर माइनस में होता है, लेकिन ये बर्फ में कन्वर्ट नहीं हुई होती हैं, क्योंकि इनको कोई सतह नहीं मिली होती। तो ऐसा पानी जो हिमांक के बाद भी जमता नहीं है, उसे सुपर कूल्ड वाटर कहते हैं। ये कंडीशन बनती है, राइट। शुद्ध जल में यह कंडीशन बनती है। तो अब ऐसा कोई बादल जिसमें अभी जल की बहुत महीन बूंदें हैं, लेकिन उनको कोई सतह नहीं मिल रही है जिस पर बैठ जाएं, और जब वो सतह नहीं मिलेगी, बैठेगी नहीं, तो मिलकर बड़ा आकार नहीं लेंगे, तो बूंदों का निर्माण नहीं होगा। तो जहां पर बड़ी मात्रा में अभी जल की बूंदें हवा में लटकी हैं, इस मेघ में मौजूद हैं, कुछ ने कंडेंस होकर कणों पर बैठकर बादल बना लिया है, लेकिन अभी इतनी बूंदें नहीं बनी है कि ये बादल बरस सके, तो हम ऐसे बादल की पहचान करते हैं और उसमें
निलंबित कणकीय पदार्थों को पहुंचाते हैं। हम उसमें अपनी तरफ से क्या करेंगे, कणकीय पदार्थ एरोसॉल पहुंचाएंगे। इसके लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और कुछ ना मिले तो नमक, जो घर के टेबल पे रखा रहता है, टेबल साल्ट, तो सबसे अच्छा निलंबित कणकीय पदार्थ है वर्षा करने के लिए, राइट। तो हम इनका छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने का तरीका क्या है, या तो हम वायुयान से जाएंगे, हवाई जहाज से, स्प्रे द्वारा इनके ऊपर छिड़का जाएगा। दूसरा तरीका है हम यहाँ पर कुछ गुब्बारे भेजते हैं जो ऊपर जाके फटते हैं और फिर वो छिड़कते हैं। कुछ रॉकेट भेजे जाते हैं या कुछ विशेष प्रकार के बर्नर होते हैं, उनके सहारे हम यहाँ पर कणकीय पदार्थों को इन बादलों तक पहुंचाते हैं। और जब वो कणकीय पदार्थ इन बादलों में पहुंच जाते हैं तो जल की महीन बूंदें उन्हीं पर क्या है, बैठ जाती हैं। अब बैठ करके उनके संलयन, समूहन, समेटन, ये सारी प्रक्रिया चलती है और अब बूंदें बड़ी होती हैं और वर्षा होने लगती है। लेकिन बहुत सावधानी बरतनी है, ऐसा न हो कि हम बड़ी मात्रा में कणकीय पदार्थ भेज दें और इतनी मात्रा में कणकीय पदार्थ भेज दें कि हर एक कणकीय पदार्थ पे कुछ कुछ बूंदें चली जाएं और हर कणकीय पदार्थ पे इतनी बूंदें ना हो पाएं कि वो बड़ी बूंदों का क्या दें, रूप। तो हम जब यहाँ कणकीय पदार्थ भेजते हैं तो उनकी कितनी मात्रा जानी है, उसके लिए हमें बादल के स्वभाव का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। तो पहली बार ऐसे बादल जिनमें कणकीय पदार्थों की मात्रा कम होती है, उनमें अगर हम कणकीय पदार्थों को पहुंचाते हैं जिनमें ये शामिल है, तब यहाँ पर वर्षा की संभावना बनती है। दूसरी चीज, यहाँ पर बादल में कुछ वायु का ऐसा भाग था जो कंडेंस हो गया, लेकिन अभी यहाँ वायु का ऐसा भाग है कि यहाँ टेंपरेचर ज्यादा है और यह कंडेंस नहीं हो पा रहा है, अर्थात इसमें कणकीय पदार्थ हैं लेकिन तापमान ज्यादा होने के कारण कंडेंसेशन नहीं हो पा रहा है। तब हम चाहते हैं कि ऐसे बादल के तापमान में क्या की जाए, कमी की जाए, बादल को शीतल किया जाए, जिससे कि इसके अंदर मौजूद हवा का क्या हो और कंडेंसेशन हो। इसके लिए हम ड्राई आइस, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव प्रोपेन का छिड़काव करते हैं, इसका टेंपरेचर कम करते हैं, कंडेंसेशन का लेवल बढ़ाते हैं और उसके बाद वर्षण प्रारंभ हो सकता है। लेकिन फिर सोचना पड़ेगा, इतना न छिड़क दें कि इतना ठंडा हो जाए कि 0 डिग्री के नीचे टेंपरेचर चला जाए, फिर पानी नहीं बर्फ गिरेगी। चीन निकल गया था एक बार और फिर अच्छी बर्फ गिरी और 1 महीने बर्फ छाई रही ना, ये भी चुनौती होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस प्रेरित वर्षा में है कि इसके रिजल्ट निश्चित नहीं है। वर्षा हो सकती है, नहीं हो सकती है, वर्षा कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम या बर्फबारी हो सकती है, तो इसके रिजल्ट 100% नहीं है। हाँ, इनमें निवेश उच्च हो जाता है। निवेश 2 यात्रियों को पहुंचाना तो प्लेन में मुश्किल काम है, पूरा जाके ऊपर छिड़कना और वो भी फेल कर जाए, है ना। तो निवेश उच्च हो जाता है लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, सुनिश्चित नहीं है। तो इसलिए अभी यह वर्षा कराने का एक बिल्कुल निश्चित तरीका नहीं है, यह अभी भी ट्रायल एंड एरर मेथड में है। प्रयास तो पहले से थे, गॉथमैन साहब ने पहले किया था, लेकिन फिर 1946 के आसपास शेफर और लैंगम्यूर ने सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराई थी। भारत में बहुत पहले होती थी, कहते हैं ना यज्ञ से वर्षा होती है। तो जीवन भागवत गीता में लिखा हुआ है, पढ़ना वो बिल्कुल सही किताब है, वो आप लोग पढ़नी चाहिए, पढ़ते बूढ़े हैं भारत में। युवाओं की किताब तो बुजुर्ग पढ़ते हैं, अपनी यहाँ दिक्कत है जिसका जो सिलेबस है वही नहीं पढ़ता। आपका सिलेबस जीवन भागवत गीता है, तो वो आपको पढ़ना चाहिए, उसको सब कुछ पढ़ना होगा। एनीवे, तो यज्ञ में क्या किया जाता है, यज्ञ में विशेष प्रकार की वेदी बनाई जाती है जिसमें आग जलाई जाती है और उसमें जो संविधा डाली जाती है वही डाली जाती है जिसमें कणकीय पदार्थों का क्या हो, ज्यादा जल निर्माण, और वो हल्के होकर धुएं के साथ क्या है, वायुमंडल में जाते हैं। और ऐसा नहीं कि हर मौसम में वर्षा करा लोगे, सर्टेन मौसम में उसी का प्रावधान है। 2008 में एक प्रोजेक्ट गुजरात में किया गया था, उससे वर्षा कराई गई थी। तो यह तरीका पुराना है लेकिन हम इसको इस प्रक्रम में यहाँ पढ़ते हैं। तो 3 चीजें लिखनी है, लिखो, बहुत इकट्ठा कर दी इसमें कृत्रिम वर्षा में। यह मानव द्वारा एक मौसम संबंधित संशोधन है, मॉडिफिकेशन संशोधन है, जिसका उद्देश्य वायुमंडल में संघनन अथवा हिम नाभिकों, मतलब ऐसे पदार्थ डाले जाए जिससे हिम भी जम सके, संघनन अथवा हिम नाभिकों का छिड़काव कर बादलों में होने वाले सूक्ष्म भौतिकी माइक्रोफिजिकल सूक्ष्म भौतिकी प्रक्रमों में फेर बदल द्वारा बादलों से होने वाले वर्षण की मात्रा व प्रकार में परिवर्तन करना होता है। मुझे परिभाषा ही समझो पहले, है ना। सारे स्टेप देखो इसमें है। देखो एटमॉस्फेयर है, बादल है, इस बादल में माइक्रोफिजिकल प्रोसेस चल रहा है, कंडेंसेशन है, ये सारा सब इसमें चल रहा है, राइट। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, मानव द्वारा एटमॉस्फेयर में इंटरफेरेंस है, मानव द्वारा वायुमंडल में किया गया मॉडिफिकेशन है। ये वास्तव में क्या है, वेदर मॉडिफिकेशन है ना। मानव द्वारा वायुमंडल में किया गया मौसमी संशोधन है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, इसके अंतर्गत वायुमंडल में संघनन नाभिक या हिम नाभिक, जैसे नमक है तो नमक यहाँ पर संघनन नाभिक, मतलब इसमें जल की बूंदें ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। सिल्वर आयोडाइड है, यह आइस पार्टिकल को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो ये यहाँ पर कैसा हो गया, हिम नाभिक हो गया, तो आइस पार्टिकल वाली कंडीशन को जनरेट करेगा। तो यहाँ संघनन नाभिक और हिम नाभिक का छिड़काव कर बादलों में होने वाली जो सूक्ष्म भौतिक दशाएं हैं उनमें फेरबदल किया जाता है और इन बादलों को बरसने के लिए विवश किया जाता है। तो 2 चीज की जाती है। अगर मान लो ओला की संभावना हो
हम उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हवा को ऊपर उठने के पहले नीचे ही क्या करो, कंडेंस कर दो। अगर नीचे कंडेंस हो गई तो जो कंडेंसेशन लेवल है वो 0 डिग्री वाले को पाएगा नहीं कहीं, और यहाँ पर जल की बूंदें होंगी, तो हमने वर्षण के प्रकार को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, राइट। दूसरी चीज, हमको इससे ज्यादा वर्षा करानी है तो हमने क्या कंट्रोल कर लिया, मात्रा कंट्रोल कर ली। तो इसके द्वारा हम बादलों से होने वाले वर्षण के प्रकार और वर्षण की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। ये बात समझ आ रही? तो यह मानव द्वारा किया गया हस्तक्षेप है। अब सोच सकते हो इतिहास पढ़ोगे तो इंद्र इसमें माहिर था, माहिर था, सबको धमकी दिया ज्यादा तुरंत बरसा देंगे, है ना, जब तक कि कृष्ण गोवर्धन लेके नहीं खड़े हुए। उसके बाद फिर हम कहीं नहीं सुनते हैं कि इंद्र ने किसी को धमकी दी हो। सारे पुराणों में अगर देखोगे तो वो आखिरी समय था जब इंद्र ने धमकी दी बस, और उसके बाद जब इंद्र हार गए तो सबको लग गया कि हाँ हमारे पास जुगाड़ है नहीं। नहीं, उसके पहले देखो यही काम झंझावतों का देवता है, इंद्र और वरुण दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक था, है ना। इंद्र बरसने वाले पानी का और वरुण रुके हुए पानी का देवता, दोनों का कॉम्बिनेशन बरसों रुके। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि हम हरित आतंकवाद फैला सकते हैं। टेररिज्म में बम बंदूक पिस्तौल आगे चल के नहीं यूज होगा। हम तुम्हारे यहाँ के बादल को बरसने नहीं देंगे, जाओ, या हम तुम्हारे यहाँ के बादल को ज्यादा बरसा देंगे, जाओ तुम कर लो, राइट। इन फ्यूचर टेररिज्म का रूप यही होगा, आगे चल के टेररिज्म का रूप में यही होगा। कोरोना जैसे वायरस आएंगे, या फिर उसके ऊपर वायुमंडलीय दशाओं में क्या किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा, या नदियों आदि का उपयोग किया जाएगा। ये सारे आगे चल के एक देश दूसरे देश पर इन्हीं द्वारा दबाव बनाएगा। ये बड़े खतरनाक प्रोसेस भी है, समय के साथ उपयोग है तो दुरुपयोग भी है। तो ये होगी इनकी परिभाषा। तो मेरी परिभाषा क्लियर है पीछे तक मेरे दोस्तों, आवाज राइट। चलो हाँ, देखो अब इसको लेकर टेंशन मत, तो रेंज कैसी होगी, एसिडिक होगी। अब बात समझो, पहले एक बात हमारे दिमाग में होता है, आप किताबों में पढ़ते हैं कि जो वर्षा होती है उसका जल कौन सा जल होता है, आसुत जल होना, ये डिस्टिल वाटर। ऐसा नहीं होता। डिस्टिल वाटर का मतलब है पीएच वैल्यू 7, बिल्कुल सब तक सब कुछ नहीं। सामान्य जल का भी जो पीएच मान होता है 6.5 से 5.5 तक। फिल्मों में कहा जाता है पहली बारिश में उठो, पहली बारिश में कभी मत नहाना, वो एसिडिक हो सकती है और हाईली एसिडिक हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से जल चलता है अपने आप, तो कितना भी साफ वायुमंडल हो, H2O प्लस CO2 तो है ना, हैंड पंप से आपने जैसे पानी निकाला बाहर आया एसिडिक हो गया। हैंड पंप का पानी भी बाहर आते क्या हो जाएगा, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, क्रिया कर जाएगा, उसका पीएच 7 से क्या होगा, नीचे आ जाएगा। एक्चुअली नो वाटर इज डिस्टिल्ड वाटर हियर, प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। आसवन एक प्रक्रिया है, उसके आधार पर कहा जाता है। पहले समझो, तो जब भी वर्षा होती है तो वर्षा जल वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर जाता है, और उसका जो पीएच मान है इससे क्या हो जाता है, कम 7 से, ये क्या हो गया, एसिडिक। लेकिन इतना एसिड चलता है, जब इससे कम हो जाता है पीएच, तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे एसिड रेन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखना। अब इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वायुमंडल में बहुत सारे और प्रदूषक इवन दो जो निलंबित कण की पदार्थ है, उसमें जल की बूंदें बनी तो कई बार वो भी जल की बूंदों में क्या होगा, भूल जाएगा, तो उसको भी तो लेके आएगा, लेकिन वो कंटेंट बहुत हाई नहीं होता। हाँ, अगर वायुमंडल में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, जैसे कोई फैक्ट्री वाला जोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, वो अगर मिक्स हो जाए तब इसका पीएच मान 5.5 से क्या है, कम हो जाता है, और उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3 का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, देन दैट इज एसिड रेन, राइट। इसमें जो AGI वगैरह दिए जाएंगे वो यहाँ पर एसिडिक नेचर उसका नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो हमको उस नेचर पे इस पे देखना पड़ेगा। फिर हम इसको वर्षा जल को आसुत जल क्यों कहते हैं, क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस होता है आसवन, डिस्टिलेशन। इसमें मान लो एक पात्र है, यहाँ पानी भरा हुआ है, हमने इसको बर्नर से गर्म कर दिया, भाप जाएगी, और भाप को हम यहाँ क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। यह प्रक्रिया क्या है, आसवन। और आसवन की प्रक्रिया में जो जल प्राप्त होगा वो क्या होगा, आसुत जल। और लैब में जब हम करते हैं तो बहुत कंट्रोल वे में करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं घुलने पाती है। नेचर में भी क्या हो रहा है, नेचर में भी तो यही हो रहा है। सूर्य तक बर्नर की जगह कौन है, सूर्य तक वाटर वेपर बरसता है, तो वह भी प्रक्रिया कौन सी है, आसवन, डिस्टिलेशन। क्योंकि आसवन की प्रक्रिया में कंडेंसेशन और होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, आसुत जल। उसका भी पीएच 7 नहीं होता। हर वर्षा जल का मान जो होगा वो थोड़ा सा एसिडिक ही होगा, लेवल को क्रॉस मत करो, ठीक है ना। देखो पहले कृत्रिम वर्षा के लिए, अच्छा इसी का तुरंत देखो, कृत्रिम वर्षा के लिए वायुयानों, विशेष प्रकार के रॉकेटों, गुब्बारों तथा बर्नरों आदि का उपयोग किया जाता है। थोड़ा इसे देखो, भिन्न तरीके, विकिपीडिया में ही पढ़ा तो आ जाना चाहिए। देखो यहां पर हमने एक विशेष प्रकार का स्प्रेयर लगाया हुआ है, देखो ना, ये सतह से स्प्रे कर रहा है, स्प्रेयर। इसी तरह हम बर्नर लगाते हैं, और इस बादल के ऊपर कौन गया है, हवाई जहाज, राइट। क्योंकि सारे ये वाले बादल तो क्षोभ मंडल में ही बनी, राइट। हम वैसे भी समताप क्षोभ सीमा या उसके ठीक ऊपर उड़ते हैं, तो यहां पर ये छिड़का जाता है ना। डायग्राम था, डायग्राम कहीं चला गया, तो यहाँ देख सकते हो, ये सिल्वर आयोडाइड का यूज है। सिल्वर आयोडाइड रिलीज बाय अ प्लेन ऑन ग्राउंड बेस्ड जनरेटर, दोनों में से, या ग्राउंड बेस्ड जनरेटर, ग्राउंड में रखे हुए जनरेटर उससे डेवलप किया जाए, तेजी से फेंका जाए, या फिर प्लेन के द्वारा पार्टिकल रीच द टारगेटेड क्लाउड। और यहाँ लिखा सिल्वर आयोडाइड एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। हमने कहा ना कि सिल्वर आयोडाइड क्या करता है, वो आइस क्रिस्टल करता है। 5 से 7 मिनट यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड आइस क्रिस्टल को जनरेट करता है, और जब ये हो जाता है ऐसा, तो जुड़ के आइस क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, बड़े, फिर नीचे गिरते हैं, नीचे आके जल की बूंदों वगैरह बदल जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा बहुत ज्यादा न छिड़क दें तो फिर गड़बड़ कर जाए, राइट। तो ये नॉर्मल क्या है,
प्रोसेस है, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, पर वो आपको इतने ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतने से अपन का काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें बर्नरों आदि का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में शुष्क बर्फ, द्रव प्रोपेन लिक्विड प्रोपेन तथा साधारण नमक, टेबल साल्ट बोलते हैं, तथा साधारण नमक को बादलों में प्रवेश कराया जाता है। ध्यातव्य है, मतलब ध्यान देने योग्य है, ध्यातव्य है कि कृत्रिम वर्षा तभी कराई जा सकती है जब वायुमंडल में पर्याप्त मोटाई वाले बादल हों। इसके लिए स्ट्रैटिफॉर्म, मतलब स्ट्रैटस होते हैं, इनके लिए स्ट्रैटिफॉर्म बादल, स्ट्रैटिफॉर्म बादल सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं। मेघ बीजन या कृत्रिम वर्षा के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, शुष्क क्षेत्रों में वर्षा की संभावना में वृद्धि, जो वहां जल संसाधन उपलब्धता और कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। नंबर 2, ओलापात जैसी दशाओं पर नियंत्रण। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता को भी नियंत्रित किया जा सकता है। जो उनके क्लाउड बन रहे हैं उनको जल्दी प्रेसिपिटेट कराकर वो भी नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा, जब हम वायुमंडलीय संशोधन करते हैं तो एक और भी इससे फायदा हो सकता है, हम इसका उपयोग कोहरे आदि को भी हटाने में कर सकते हैं। कोहरे में क्या होती है, जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, अगर हम उसी को प्रेसिपिटेट करा दें तो लाइन पे पानी क्या होगा, गिर जाएगा उतना, राइट, और कोहरा वहां से क्या हो सकता है, छट सकता है। तो वेदर मॉडिफिकेशन में यह भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। पहला चीज, मेघ बीजन संबंधित निम्नलिखित चुनौतियां हैं। नंबर 1, इस प्रक्रिया के परिणाम सुनिश्चित नहीं होते हैं। इसका मतलब है, हो सकता है वर्षा ना हो सकता है ज्यादा हो जाए, स्वरूप बदल जाए, तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना हर बार संभव नहीं होता। चाइना सबसे ज्यादा 19 प्रोजेक्ट चाइना में चल रहे हैं, और चाइना ने अपने यहाँ जो एशियाड और जो ओलंपिक हुए उसके पहले उसने अपने इलाके के सारे बादलों को बरसवा दिया। वो नहीं चाहता था कि उनके कार्यक्रम के दौरान क्या हो, वर्षा हो, राइट, तब ये ज्यादा चर्चा में आया था। तो चाइना वो सारे काम कर रहा है जिससे प्रदूषण फैले, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो, राइट। तो चाइना के सारे काम बिल्कुल अलग तरीके के हैं। जब चाइना की इकोनॉमी उठ रही 1980 के बाद की बात है, चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से उठी, तो अराउंड सन 2004-5 के आसपास एक आर्टिकल आया था, और उस आर्टिकल में यही था कि चाइना जिस तरह से प्रगति कर रहा है वह अर्थशास्त्र के आधुनिक नियमों के खिलाफ है। अगर चाइना सन 2030 तक, जो कि बहुत दूर नहीं है, सन 2030 तक अपनी विकास की दर को ऐसे ही मेंटेन करता है, तब हमें नए अर्थशास्त्र के नियमों को क्या करना पड़ेगा, प्रतिपादित करना पड़ेगा। और यदि अर्थशास्त्र के नियम सही है तो 2030 के बाद चाइना की इकोनॉमी में एक स्लंप आ जाएगा। स्थिति तो स्लंप की दिख रही है, लेकिन अभी नहीं पता है कि आने वाले समय में चाइना क्या करेगा। रोबस्ट है बहुत, तो बहुत अजीब तरह की प्रक्रिया में काम करता है। अंग्रेजी में एक टर्म है जगरनॉट का मतलब होता है बहुत भारी मशीन। वो टर्म आया है जगन्नाथ वाले रथ से, पुरी में जो जगन्नाथ का रथ निकलता है उससे टर्म आया है जगरनॉट। बहुत भारी रथ होता है, बहुत सारे लोग खींचते हैं, राइट। तो एशिया में चाइना और इंडिया जगन्नाथ टाइप के माने जाते हैं, और चाइना तो बहुत बड़ा है, किस तरह से वो चीजें करता है कोई नहीं समझता, और बीजिंग की दीवारों के पीछे क्या हो रहा है वो किसी को जानने भी नहीं देता। तो बड़ा अद्भुत टाइप का है। तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट वहाँ यही चल रहे हैं, क्योंकि अपना जो वो डेजर्ट रीजन है वहाँ पर वह वर्षा वगैरह करवाता रहता है, सागर में कृत्रिम द्वीप बना रहा है,
नहीं देख रहे हो, सारे उल्टे सीधे काम जो करने वो सब कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रक्रिया की लागत का स्तर उच्च है। इस प्रक्रिया की लागत का स्तर उच्च है। इस प्रक्रिया की लागत का स्तर उच्च है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरणविदों के अनुसार, पर्यावरणविदों के अनुसार यह पर्यावरणविदों के अनुसार यह प्राकृतिक वायुमंडलीय दशाओं में मानव का अनुचित हस्तक्षेप है, जिसके कई दुष्परिणाम संभव हो सकते हैं। उनका कहना आज नहीं तो आगे चल के इसके कई नेगेटिव एस्पेक्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दुष्परिणाम संभव हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त पदार्थ नए प्रकार के वायु प्रदूषकों को जन्म दे सकते हैं। फुल स्टॉप। अब एंड में लिख सकते हो कि यह उपयोगिता है, कई क्षेत्रों में लाभ है, अतः इसके लाभ हानि के सभी पक्षों पर विचार करने के उपरांत प्रक्रिया के उचित तरीके को अपनाना चाहिए। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारे पास क्या, ये पृथ्वी पर उपस्थित खारा जल, मलिन जल आदि जब वाष्पित होकर फिर संघनन होकर फिर वर्षा होती है, तो श्रीमान ये बताएं कि वो गंदा खारा जल शुद्ध रूप में नीचे पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है। बताया ना कि जब सूर्य तप से जाएगा तो गंदगी नीचे रह जाएगी, क्या जाएगा, वाटर वेपर। अभी तो नहीं सोच रहा कि सर शराब भी वाष्पित होती है, तो किसी दिन कितना अच्छा हो, किसी दिन बरसात में बरसे शराब, है नहीं भाई, बरसात में दिल तोड़ दिया है। या फिर हो सके पेट्रोल से बरसने लगे, क्योंकि पेट्रोल भी वाष्पित होता है, लेकिन ये सब नहीं बरस सकते हैं कभी, क्योंकि ये सब कमरे के तापमान पे ही वाष्पित हो जाते हैं, राइट, क्योंकि ये वोलेटाइल मटेरियल है, तो वो सब इसलिए नहीं बरसते। कोई कहे ऐसा क्या होता है भाई, स्पीड जाती है, स्पीड कहीं नहीं बरसती है, तो वो वोलेटाइल मटेरियल है, वो कमरे के तापमान पे ही हो जाते हैं, तो कोई अलग बात है ना। तो अगर देखिए आपका प्रोसेस यही है। फर्स्ट एलसीडी के पास बैठे मित्रों में कूलिंग बढ़ी कि नहीं बढ़ी, अभी तक नहीं बढ़ी। फर्स्ट एलसीडी नहीं बढ़ी, बस 2-4 मिनट बढ़ जाएगी, प्रयास जारी है ना। चलो ये हो गया। अब लिखो नेक्स्ट, मेघ प्रस्फोट या बादल का फटना। इसमें दो ही चीज है, एक प्रक्रिया क्या है, पहले तो क्या है, परिभाषा टाइप की, फिर इसके बाद प्रक्रिया, फिर परिणाम। 3 चीजें हैं, परिभाषा, प्रक्रिया और परिणाम। पहले समझ, परिभाषा में 2 अवयव शामिल किए जाते हैं। यहां पर 2 अवयव है परिभाषा में, एक क्षेत्रफल, दूसरा वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा यदि 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर एक एरिया, इतना 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर के एरिया में 100 mm पर आवर या इससे अधिक वर्षा हो जाती है, तो इसे हम बादल का फटना कहते हैं, राइट। या तकनीकी रूप में यही प्रक्रिया है। कुछ जगह पर 5 mm पर हाफ एन आवर, आधे घंटे में 5 mm भी हो जाए, सॉरी 50 mm भी हो जाए यहाँ पर, तो इसे बादल फटना कह देते हैं। लेकिन तकनीकी रूप में 2 चीजें, एक तो इस वर्षा की स्थानीयता होती है और दूसरा वर्षा असामान्य रूप में बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो यह प्रक्रिया यहाँ पे इस परिघटना को बादल का फटना कहा जाता है। और यहाँ पर बूंदें काफी बड़ी होती है, धार के रूप में लगता है। अच्छा, तो कई बार वर्षा का वर्षा कई प्रकार धार के रूप में पड़ती है, और कई बार देखो फट 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 बूंदें गिरती, भागते नहीं बनता है, तेज बूंदें गिरती है। कई बार हुआ होगा ऐसा कि कई वर्षा में भाग नहीं पा रहा है ना, आप भीग गया, तो वो कंडेंसेशन लेवल पे डिपेंड करता है। वो कंडेंसेशन लेवल पे यहाँ अल्प समय में बड़ी मात्रा में कंडेंसेशन होता है, तो एक एक बूंद बनती है, पूरा पानी एक कोलैप्स कर जाता है, राइट, और फिर वो नीचे की तरफ गिरता है, तो बूंदों का आकार बड़ा होता है, धार की तरफ गिर रहा है। और इस प्रक्रिया में 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक चीज क्या हो सकती है यहाँ पर, पहली तो है कि अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा होता है, उसके कारण आप समझ पाओगे। अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है और घाटी क्षेत्र में यहाँ पर किसी तरह से ताप पड़ता है, कुछ होता है, और यहाँ हवा उठती है और चारों तरफ पर्वतों से घिरा क्षेत्र है, तो यह वायु इस अवरोध के कारण तेजी से क्या है, ऊपर उठती है। बूंदें बरसना तो चाहती है, जल्दी बनती है, बरसना चाह रही है कि निकल जाए, लेकिन इन अवरोधों के कारण उत्थान क्या होता है, बहुत तेज। तो इस उत्थान में अल्टीमेटली गहरे कपासी वर्षी बादल और उनसे बड़ी मात्रा में वर्षा हो जाती है। इस वर्षा में यही बादल काम करेंगे। तो अगर पर्वतीय भागों में चारों तरफ से घिरे किसी पर्वतीय क्षेत्र में अगर असामान्य तापमान से वायु का तीव्र आरोहण होता है, तब यह दशा निर्मित होती है। दूसरी चीज एक और होती है, यह पर्वत इधर से एक हवा चढ़े, उष्ण और आर्द्र है, और इधर से भी एक हवा चढ़े, उष्ण और आर्द्र है, और जब ये टकराती हैं तो यह प्रबलित हो जाती है, दोनों ताकतवर हो जाती है, दोनों की आर्द्रता वगैरह मिलती है, प्रबलित होकर तेजी से उठती है, कंडेंसेशन लेवल बढ़ जाता है, तब यहाँ बादल का फटना होता है। इसका अच्छा एग्जांपल इंडिया में कई जगह है। एक तो हिमालयी क्षेत्र में पहले वाले कारण से हो जाता है। अगर ये इंडिया है और यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट यहाँ से अरब सागर की शाखा मान लो ऊपर चढ़ी, यहाँ पर महाबलेश्वर पहुंची है, कलसुबाई पहुंची है, ब्रह्मगिरी पहुंची है, राइट। तो मान लो कलसुबाई पे है यहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ से गोदावरी निकल रही है, तो यह कलसुबाई त्र्यंबकेश्वर के पास हवा यहाँ से पहाड़ के ऊपर चढ़ी है, और यहाँ से निकलती है गोदावरी यहाँ आती, और इधर बना लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी, यहाँ तो स्थानीय साइक्लोन बन जाए, वह हवा गोदावरी नदी घाटी के सहारे क्या होती है, अंदर एंट्री कर जाए, तो यह अंदर एंट्री करते हुए कलसुबाई के इस तरफ से चढ़ी, तो ये हवा इस तरफ से और ये हवा, और ये दोनों मिलकर ऊपर उठ के यहाँ पर बादल के फटने की दशाओं को क्या कर सकती हैं, जन्म दे सकती हैं। तो दूसरी कंडीशन है, अगर यहाँ पर
यहाँ पर पर्वत के दोनों ढालों से उष्ण और आर्द्र वायु उठती है और शीर्ष पे जाके मिलती हैं, ये प्रबलित होकर इनको ताकत मिल जाती है दूसरे की, और ये ऊपर की ओर उठती हैं और इनसे बादल फटने की दशा हो सकती है। तीसरी चीज, उसी तरह का बादल था जो बरस नहीं रहा था, उसमें और भी टेम्परेचर उसका थोड़ा भी कम था और उसमें हवा कुछ ऐसी थी, और यह पर्वतीय या कम तापमान का क्षेत्र, और यहाँ पर यह बादल हवा के सहारे चला रहा है, पवन ऊपरी पवनों के सहारे, और ये यहाँ एकाएक बहुत ठंडे क्षेत्र में पहुंच जाए तो यह एकाएक क्या हो सकता है, कंडेंस हो सकता है। ये निम्बो स्टेटस क्लाउड से भी यहाँ क्या है, बड़ी मात्रा में वर्षा हो सकती है, क्योंकि यहाँ एकाएक आके यहाँ की वायु का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो यहाँ वर्षा, ओलापात, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये तीन कंडीशन है जो यहाँ पर बादल के फटने या मेघ प्रस्फोट की दशाओं को क्या कर सकती है, निर्मित कर सकती है। ऐसे कुछ बातें लिख लेते हैं, देखो मेघ प्रस्फोट से तात्पर्य, मेघ प्रस्फोट से तात्पर्य स्थानीय स्तर ब्रैकेट में 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर, स्थानीय स्तर पर अति अल्प समय में होने वाली उच्च वर्षा से है। तकनीकी रूप में जब वर्षा की दर 100 mm पर आवर, 100 मतलब 10 सेंटीमीटर ना, 100 mm पर आवर या इससे अधिक होती है, मेघ प्रस्फोट या बादल का फटना कहलाती है। मेघ प्रस्फोट का संबंध अल्प समय में तापीय अथवा यांत्रिक कारणों से होने वाले असामान्य संघनन से है। सामान्यतः ये दशाएं पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, किंतु उचित दशाओं में यह परिघटना कहीं भी संभव है। यह परिघटना इतनी तीव्र गति से होती है कि इसका पूर्वानुमान लगा पाना भी कठिन हो जाता है। भूमंडलीय तापन के कारण हाल के वर्षों में इसकी आवृत्ति में वृद्धि हुई है। आवृत्ति जल्दी हो रही। हाल के वर्षों में भूमंडलीय तापन के कारण इसकी आवृत्ति में वृद्धि हुई है। मेघ प्रस्फोट से आकस्मिक बाढ़, फ्लैश फ्लड, ब्रैकेट में फ्लैश फ्लड, आकस्मिक बाढ़ की दशाएं बनती हैं जो भूस्खलन व हिमस्खलन को प्रेरित कर सकती है, जिससे वृहद स्तर पर जन धन की क्षति होती है। देखो क्या पर्वतीय इलाकों में जैसे कोई ग्लेशियर वगैरह पिघलता है तो आगे एक झील का क्या होता है, निर्माण, और उसी का पानी ओवरफ्लो होता है तो नदी की धारा निकलती है। इसे हम हिम नदी या झील कहते हैं, ग्लेशियर लेक कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आके बादल फट गया, मतलब बहुत तेज वर्षा हुई, तो लेक में एकाएक बहुत पानी आ जाता है और वह पानी इसके किनारों पे क्या करता है, प्रेशर डालता है। और जब वो प्रेशर डालता है तो ये जो किनारे बने होते हैं ना, ये यहाँ पर जो हिमनद द्वारा सेडिमेंट वगैरह इकट्ठा किया गया होता है, मोरेन जो कहा जाए कि हिमोर जिसे कहते हैं, वो इकट्ठा किया गया होता है। उसके अवरोध से यहाँ झील का क्या होता है, निर्माण होता है। और जब इस पर दबाव पड़ता है पानी तो इसके किनारे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब टूट जाते हैं तो यही है GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, हिम नदी झील के टूटने से। और यही पानी बड़ी मात्रा में बड़े वेग से नीचे चलता है तो रास्ते में बर्फ वगैरह पिघलाना प्लस चट्टानों को तोड़ना, और ये सब करके क्या है, नीचे तक आता है और बड़ी चुनौतियां क्रिएट करता है। याद होगा आपको केदारनाथ त्रासदी, यहाँ पर चौराबाड़ी ग्लेशियर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, और यहाँ से नदी आ जाती, मंदाकिनी शायद यहाँ पर आ गया थी, राइट। और चौराबाड़ी ग्लेशियर पे 2 लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहे थे उस समय,
अरब सागर का भी था, बंगाल का, दोनों तरफ से हवाएं पहुंची यहाँ पर, राइट। एक यहाँ पर जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह के क्षेत्र में कहा जाए पंजाब हरियाणा के पास दोनों की शाखाएं क्या होती हैं, मिलती हैं, मतलब ये दोनों अपलिफ्ट हुई और हवा इस तरफ तक गई। यहाँ पर यह चौराबाड़ी ग्लेशियर को इसने भर दिया, चौराबाड़ी ग्लेशियर के आगे जो झील थी वो ब्रेक हो गई और ये पूरा पानी आ गया। अभी हाल ही में तपोवन में 20TC वाला पूरा प्रोजेक्ट वो तबाह हो गया, है ना। तो यहाँ पर यह प्रक्रिया, क्योंकि अब यह कंडीशन हो रही है ना कि पर्वतों वाले क्षेत्र में मानव की गतिविधियां बढ़ जाने से टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो वहाँ आसपास लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, हवाएं खिंचती हैं। जब हवाएं खिंचती हैं तो उठ करके वहाँ पर जाकर इस तरह की कई चुनौतियां क्रिएट कर रही हैं। हम इसमें कुछ डॉपलर रेडार होते हैं विशेष प्रकार के, या जो IMD के अपने कुछ प्रेशर के कहा जाए कि पैरामीटर्स हैं, उनके सारे हम बता तो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कब यह घटना हो जाएगी। यह आकस्मिक घटना है, अल्प समय में ज्यादा कंडेंसेशन होता है, तो IMD भी इसमें काफी हद तक बेचारी मजबूर है। हम ये बता सकते हैं कि लो प्रेशर बना है, आगे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कब होगा इसको हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि यहाँ पर बादल फटेगा ही फटेगा, और हाल के समय में काफी बादल फटे। अब देखो राजस्थान वगैरह में बादल फटने की घटना हो रही है, तो बादल फटने का तो वहाँ बादल नहीं फट जा रहा है। यहाँ वाले क्षेत्र में जब टेम्परेचर बहुत होता है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है, और ये लो प्रेशर कई बार हवाओं को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, और उनके साथ अगर बादल आ गए तो कई बार अगर दो बादल हैं, इसमें एक ये भी गड़बड़ है, अगर दो क्लाउड हैं, दोनों भरे हुए हैं बिल्कुल और दोनों टकरा गए तो इससे भी क्या है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। ये भी एक प्रक्रिया। तो यहाँ जो जैसे दोनों पर्वत से चढ़ते हैं यहाँ भी इनके टकराते हैं, उसी तरह दो बादल हैं बिल्कुल भरे हुए हैं बिल्कुल और टकरा गए तो फिर यहाँ क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन। इन सबसे ये हो रहा है कि जैसे राजस्थान 25 सेंटीमीटर, पश्चिम भाग 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करेगा, ये पूरे साल में मिलेगी। क्लाइमेट चेंज ये कर रहा है कि 25 सेंटीमीटर 2 दिन में ही ले लो, बस ये कह दे रहा है। पानी मिल उतना ही रहा है लेकिन जल्दी मिल रहा है। वेट सीजन आर बेटर, वेट सीजन आर बेटर, मतलब जितना होना चाहिए एक लंबे उसमें, जैसे आप हफ्ते भर में मान लो कुल मिला के आप 20-25 रोटी खाएंगे हफ्ते भर, कोई बोले तुम अभी 1 घंटे में खा लो फिर हफ्ते भर नहीं मिलना, तो क्या होगा, बादल फट गया। तो यहाँ पर वेटर सीजन आर बेटर, डेज आर मोर वेटर, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और फिर जब पानी बरसेगा इतना तो हम उसे संचय नहीं कर पाएंगे, फालतू में बह करके जाएगा, मृदा अपरदन आदि की दशाएं हैं, राइट, जैव विविधता आदि को खतरा है। यहाँ पर जो मानव इतने सालों से अथक परिश्रम द्वारा अपने लिए अवसंरचनाएं खड़ी करता है तो मिनटों में समाप्त हो जाती हैं, राइट, कहीं तो जिंदगी भर की कमाई लगी होती है वो चली गई, राइट। ये बड़ी चुनौतियां हैं, ये बड़ी स्तर पर कई तरह की समस्याएं, तो बाकी समस्याओं को आप नेट से देख के ऐड कर लेंगे। ये हो गया। एक फाइनल टॉपिक बस मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, एक हेडिंग लिख लो, हम ये पढ़ चुके हैं लेकिन उसका एप्लीकेशन टाइप का हम देख लेते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन वैसा पूछा जा सकता है। एक लिखो यहाँ पर त्रिकोशीय, ये लास्ट टॉपिक है इसका, त्रिकोशीय वायुमंडलीय परिसंचरण। ये हम पूरा पढ़ चुके हैं लेकिन इस तरह से नहीं पढ़े, इस तरह आएगा तो कैसे डील करेंगे आप। त्रिकोशीय वायुमंडलीय परिसंचरण, ट्राई सेलुलर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। त्रिकोशीय तो याद आ गया होगा, 3 कोश, कौन से कोश, हैडली, टेरर एंड पोलर। देखो इसमें हमें पहले पढ़ना है क्या है, फिर पढ़ना है पृष्ठभूमि, फिर है क्रिया विधि, फिर है आलोचनात्मक मूल्यांकन, समीक्षा या कुछ भी करें। क्या है, पृष्ठभूमि थोड़ा देखेंगे, क्रिया विधि देखेंगे और आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये 4 चीजें यहाँ हमें फोकस करनी है ना। अब यहाँ से आज हमें पता है कि 3 कोशिकाओं के सहारे इक्वेटर से पोल तक यहाँ पर वायु चलती है, अर्थात उष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, राइट। लेकिन ये पहले हमको नहीं पता। यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए कि ट्राई सेलुलर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या है, तो आप ये कहेंगे कि पहले आप बोलेंगे कि वायुमंडलीय परिसंचरण से तात्पर्य, वायुमंडलीय परिसंचरण से तात्पर्य पवनों द्वारा या वायु की विभिन्न गतियों द्वारा संपूर्ण पृथ्वी पर वायु के प्रवाहित होने की प्रक्रिया से, राइट। संपूर्ण पृथ्वी पर वायु कैसे प्रवाहित होती है, हम इसे वायुमंडलीय परिसंचरण कहते हैं। फिर आप कहेंगे वायु का, इसमें वायु का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाती है और ऊर्ध्वाधर प्रवाह वायु तरंग कहलाता है। ऊर्ध्वाधर प्रवाह वायु तरंग कहलाता है और संपूर्ण पृथ्वी पर यह प्रक्रिया 3 कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है और इसी मॉडल को त्रिकोशिकीय परिसंचरण मॉडल कहा जाता है। सिंपल से पहले हम ये इंट्रो लेंगे, राइट। फिर हम ये देखेंगे कि पृष्ठभूमि में कि इसके आने के पहले क्या था। तो इसके आने के पहले कुछ विद्वान थे जैसे हैली साहब। सबसे पहले हैली साहब ने बताया, हैली साहब ने कहा कि अगर पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है और पृथ्वी पर हर जगह जल है, अर्थात पृथ्वी की सतह समांगी है, तो समांगी है जैसे जल है, तो इसका मतलब हर जगह तापन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट क्या हो सकती है, एक जैसी, राइट। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। फिर उन्होंने कहा अगर ये दशाएं हो जाएं तो इन दशाओं में ये होगा कि विषुवत रेखा से हवा उठेगी और विषुवत रेखा से हवा उठ के ध्रुवों पे जाएगी और ध्रुवों से फिर किधर प्रवाहित होगी, विषुवत रेखा की। तो हैली साहब ने कहा कि स्थिर पृथ्वी पर अगर पृथ्वी की सतह समांगी मान ली जाए, हर जगह जल है यह मान लिया जाए, तो चूंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र औसत वार्षिक सूर्य तक ज्यादा प्राप्त करेगा, अतः इसका यहाँ तापमान सर्वाधिक होगा और ध्रुवों पर न्यूनतम तापमान, तो हवा विषुवत रेखीय क्षेत्र से उठेगी और जाकर ध्रुवों पर अवरोहित होगी और सतह पर पहुंचे ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होगी। इसे हम बोलते हैं एक कोशिकीय मॉडल या सिंगल सेल मॉडल। लेकिन सतह को समांगी माना गया है, गुणन नहीं माना गया है। फिर हैडली साहब आए। हैडली साहब ने कहा कि हाँ पृथ्वी घूर्णन कर रही है, उन्होंने कहा लेकिन फिर भी सिंगल सेल ही बनेगी। हैडली ने घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर भी सिंगल सेल मॉडल की ही बात करी। लेकिन जब इन पर विश्वास करके जो नाविक बेचारे आ जा रहे थे वो रास्ते में भटक जा रहे थे कि हवा दूसरी तरफ चली गई, राइट। तब यहाँ पर आगे चलकर फेरल और पामेन
फेरल और पामेन जैसे विद्वानों ने यहाँ पर सिंगल सेल की जगह 3 सेल ट्राई सेलुलर मॉडल की बात कही और उन्होंने इसमें पृथ्वी के घूर्णन और उससे उत्पन्न कोरियोलिस बल को भी क्या किया, शामिल किया, राइट। फिर उसके सहारे इन्होंने यहाँ पर इसकी व्याख्या की, तब यह एक सेल 3 सेल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, वही त्रिकोशिकीय वायु परिसंचरण या वायुमंडलीय परिसंचरण मॉडल। ठीक है, इसमें लिखते हैं पहले परिभाषा और पृष्ठभूमि लिख लेते हैं, समझ लेंगे थोड़ी सी। इसमें लिखे वायुमंडलीय परिसंचरण से तात्पर्य, वायुमंडलीय परिसंचरण से तात्पर्य या आशय भी लिख सकते हो, वायुमंडलीय परिसंचरण से तात्पर्य वायु के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वायु की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति के अधीन, वायु की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति के अधीन वायु का पृथ्वी की सतह पर होने वाले चक्रीय प्रवाह से है, इसमें वायु की क्षैतिज गति पवन तथा ऊर्ध्वाधर गति वायु तरंग कहलाती है। प्रारंभ में हैली तथा हेडली जैसे विद्वानों ने, इकट्ठे इनको निपटा दो यहाँ पे, हैली तथा हेडली जैसे विद्वानों ने पृथ्वी को समांगी होमोजेनस समांगी सतह मानते हुए वायु परिसंचरण के एक कोशिकीय मॉडल पर बल दिया, अभी डायग्राम बना दो। एक कोशिकीय मॉडल पर बल दिया, डायग्राम बना दोगे, सारा बल यहीं दिख जाएगा एग्जाम में, टेंशन मत लेना। फेरल तथा पामेन जैसे विद्वानों ने, यहाँ नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फेरल तथा पामेन जैसे विद्वानों ने एक कोशिकीय मॉडल की जगह त्रिकोशिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न विक्षेपक बल के प्रभाव को भी पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न विक्षेपक बल के प्रभाव को भी शामिल किया गया। अगर हम देखें तो ये क्या है, तापीय है ना, दोनों तापीय, थर्मल, ताप से उठना, ताप से बैठ जाना, दोनों तापीय हैं। यह तापीय प्रभाव है केवल, आप देख सकते हो उसमें तापीय प्रभाव के अंतर्गत एक कोशिकीय सेल की व्याख्या की है। लेकिन जब हम विक्षेपक बल ले लेते हैं तो जो हमारा फेरल वाला आ जाता है, फेरल वाला कल्पना करो, फेरल वाला तापीय नहीं, एक जगह हवा उठ रही है और एक जगह हवा बैठ रही है, और फेरल की जो दोनों भुजाएं हैं, एक 30 पर और एक 60 पर, वहां जो वायुदाब बना है वो तापमान के अनुरूप नहीं है। अगर रिकॉल कर पाओगे तो 30 पर तापमान ज्यादा है तो वहां हाई प्रेशर है, 60 पर तापमान कम है तो वहां लो प्रेशर है। तो फेरल वाला जो बीच वाला सेल आएगा वो तापीय नहीं है, तो किसके आधार पर है, वहां पर जो कोरियोलिस फोर्स है उसके कारण उसकी व्याख्या की गई, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न विक्षेपक बल के अधीन उसकी व्याख्या की गई, राइट। तो यहाँ पर इन तीनों वाला डायग्राम बना लो बस। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आ गया तो फिर आपको शब्द नहीं मिलेंगे, लिखाने का मन तो मेरा भी इसका बहुत नहीं था। मन करे तो पृथ्वी बना सकते हो, ऐसा मन करेगा नहीं, है ना। एक दस उठा के वहां बैठा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, काफी मोर देन सफिशिएंट। ये समझ आया ना क्या मैंने?
रिकॉल करना पड़ेगा। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहता है। अब देखो क्या है, जैसे हैडली है और पोलर सेल है, ये पूर्णतः तापीय सेल है, हम इसे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कोशिका कहते हैं। प्रत्यक्ष कोशिका का मतलब एक बंद क्षेत्र है, सेल का मतलब क्या होता है, कोठरी है ना, तो एक बंद क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर हैडली और पोलर, यहाँ पर हवा क्यों उतर रही है मुख्यतः, थर्मल, वहां क्यों उठ रही है, थर्मल, तो दोनों को हम प्रत्यक्ष तापीय कोशिका कहते हैं या प्रत्यक्ष कोश कहते हैं। यहाँ तापमान का स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है, राइट, यहाँ के लो, यहाँ के हाई, लेकिन यहाँ पर तापमान का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिख रहा है, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये हवाएं इधर आ रही हैं और ये इधर आ रही हैं, तो ये तापमान के कारण जो प्रेशर जनरेट है उनका प्रभाव है, जिसको हम कई बार बोलते हैं अप्रत्यक्ष कोशिका। है तापमान का इंपैक्ट, डायरेक्ट नहीं। कैसा है ये, इनडायरेक्ट। तो हवाएं उठी हैं, चली हैं, ये भी तो उष्मा का स्थानांतरण ही कर रही है ना, तो ये तो डायरेक्ट सेल कहलाती है कि इनडायरेक्ट सेल कहलाती है, राइट। देखा जाए, सॉरी, प्रभाव को शामिल किया गया, इसमें लिखे इसके अंतर्गत निर्मित 3 कोशिकाएं निम्नलिखित हैं। अंतर्गत निर्मित 3 कोशिकाएं निम्नलिखित हैं। पहला है हैडली कोशिका, हैडली सेल। ये कौन सी पवन है, व्यापारिक या सन्मार्गी, व्यापारिक या सन। तो ये कौन सी हुई, उल्टा चल रही है, ये जमीन में चल रही है, हवा में चल रही है, इधर चल रही है, इधर चल रही है। प्रति व्यापारिक क्या है, प्रति व्यापारिक या प्रति सन्मार्गी। विश्व रेखीय निम्न वायुदाब से आरोहित भुजा और स्वच्छांश पर अवरोहित भुजा। तो हैडली सेल का निर्माण सतह पर व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन, ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रति व्यापारिक पवन, विश्व रेखा से उठने वाली वायु तरंग और अस्वक्षांश पर अवरोहित होने वाली वायु तरंग के सहारे होता है, राइट। सिर्फ यही लिखना है बस, ठीक है ना। देखो इसमें इस कोशिका का निर्माण सतह पर सन्मार्गी पवनों, व्यापारिक कोई सन्मार्गी कहते हैं, सतह पर सन्मार्गी पवनों, ऊपरी वायुमंडल में प्रति सन्मार्गी पवनों, विषुवतीय क्षेत्र से आरोहित होने वाली वायु विषुवतीय क्षेत्र से आरोहित होने वाली वायु और अश्व अक्षांश पर अवरोहित होने वाली वायु के द्वारा होता है। इसे प्रत्यक्ष तापीय कोशिका कहते हैं। और जब भी सेल बनाना ना, तो ये वाला बड़ा होगा, ये वाला कुछ छोटा होगा, ये और छोटा हो जाएगा, है ना, क्षोभ सीमा के हिसाब से। फिर लिखो फेरल सेल। इसका निर्माण पछुआ पवन पेटी में उपोष्ण उच्च वायुदाब तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के अंतर्गत होता है। इसे अप्रत्यक्ष तापीय कोशिका कहते हैं। अप्रत्यक्ष कोशिका भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हवाओं का आरोहण अवरोहण है, इसमें कहीं ना कहीं टेम्परेचर पहले से इन्वॉल्व है, डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व है। नेक्स्ट देखो ध्रुवीय कोशिका। यह उपध्रुवीय निम्न वायुदाब ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंधों के अंतर्गत ध्रुवीय पूर्वा पवनों के क्षेत्र में होता है। क्लियर? अब देखो, यहीं से अगर इंटरकनेक्ट करना चाहो तो थोड़ा, अगर ग्लोब को ध्यान रखो, ग्लोब ऐसे घूम रहा होगा, तो इधर से जो हवा जाएगी थोड़ी गर्म होगी, इधर से जो हवा आएगी थोड़ी ठंडी होगी, तो हवा में ही वातावरण क्या होंगे, बन जाएंगे। और इसमें अपेक्षाकृत गर्म वायु कुछ क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, ठंडी वाली नीचे, और इसका भी कुछ वायु जो फैली है ठंडी होकर क्या होगी नीचे। तो जितना भाग नीचे आना था आ गया, और जो नहीं आ पाया, जो कुछ उठ रहा है, वो अर्थ के रोटेशन के साथ क्या है, पश्चिम से पूर्व चला गया। यही तो उपोष्ण पछुआ जेट है, यही क्या है, उपोष्ण पछुआ जेट। लेकिन ये सतत नहीं बन रहे हैं, ये वातावरण कहाँ है, क्षोभ सीमा पे बन रहे हैं, राइट। दूसरी तरफ यहाँ पर वातावरण कहाँ बन, देखो यहाँ वातावरण बन ही नहीं सकता है, क्योंकि क्या है, अपोजिट जा रहा है। वातावरण तो यहाँ बन सकते हैं ना, आमने सामने, तापमान में बहुत अंतर है, लेकिन अंतर जरूर है।
यहां पर जो मौजूद है ठंडी हवा गर्म हवा, तो इस पूरे क्षेत्र को घेरे हुए यहां पर मान लो ठंडी हवा भरी, यहाँ गर्म हवा, यहाँ ठंडी हवा, तो इनके बीच में यहां पर क्या मौजूद है? वातावरण। ऐसे समझ सकते हो संक्रमण क्षेत्र ये करके। अब अगर आप अर्थ को भी देखोगे और यहां पर अगर वातावरण बनेगा तो अर्थ के घुमाव के कारण वातावरण क्या होगा? घूम जाएगा शोक सीमा तक जाकर। तो मान लो ऐसे, मान लो ये वातावरण यहां पर ऐसे घुमा हुआ है, राइट, और यहां से दोनों हवाएं आकर मिली और इसमें से गर्म हवा क्या होगी? ऊपर उठी, राइट, यहां से ही गर्म हवा वातावरण के सहारे ऊपर उठी और अर्थ के रोटेशन ने उसे क्या किया? इसके एक भाग को क्या किया? अपने साथ मोड़ दिया। और जब ये मोड़ दिया तो यही क्या हो गई? ध्रुवीय वातावरीय जेट। बस आपको बताना पड़ेगा कि इसका निर्माण ऊपरी क्षोभ मंडल में निर्मित वातावरण के सहारे होता है, जबकि इसका निर्माण सतह पर निर्मित वातावरण के सहारे होता है। और यहां दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है हवा का, तो तापमान का। तो ये जो वातावरण बना है पूरे क्षोभ सीमा में, ठंडी हवा अंदर जाने की कोशिश कर रही है, गर्म हवा इधर, तो इस वातावरण के सहारे जो हवा उठ के जा रही है वो बेचारी शांत नहीं रह पाएगी। ये करेगा तो वातावरण इधर गया, वातावरण इधर गया तो हवा को भी क्या करना पड़ा? मुड़ना पड़ा, राइट। ये वाला वातावरण इधर गया तो इस हवा को भी ऐसे जाना पड़ा। तो हवा क्या हो रही है? ऐसे करते हुए भागती चली जा रही है। और जहां ये गई ठंडी हवा, ये ठंडी हवा का एरिया बढ़ा यहां पर, तो यहां पर अब हवा नीचे वाली ऊपर कैसे आ पाएगी? ऊपर दबाव है, और ये वाली ऐसे घूम के ऊपर उड़ गई, इसके ऊपर दबाव कहां है? ये तो क्या होगा? अपलिफ्ट। तो जहां इसका ये हिस्सा आया, जिसे हम ट्रफ कहते हैं, हिंदी में गर्भ ट्रफ वाला पोर्शन गया, तो सतह पर हाई प्रेशर जनरेट कर देगा। और ये वाला गया, जैसे हम यहां पर टटक किया फ्रेंड कह दो, तो यहां पर ऊपर उठेगी तो क्या हो गया? लो प्रेशर। जहां हाई प्रेशर सूखा, जहां लो प्रेशर वर्षा, तो ये जहां गुजरती जाएगी यह काम करती जाएगी। और जहां मध्य अक्षांश से गुजर रही है, ये ठंडी हवा उतर रही है, तो यहां पर टेम्परेट साइक्लोन का शीत वातावरण आ रहा है, और यहां उतर रही है तो गर्म हवा उतर रही है। तो कौन सा वातावरण? उष्ण वातावरण। तो जैसे वातावरण यहां पर ऊपर जो जेट घूम रही है, वैसे नीचे के क्या है? हवा भी घूम रही है। और यही क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। दोनों हिस्से इसको मिल रहे हैं, तो ये वाली जेट क्या करेगी? इन चक्रवातों को सशक्त बना देगी। नहीं आई बात समझ? बड़ा आसान सा है। दिमाग को कहो आसान है, आसान है, आसान है, राइट। कठिन कहोगे हमेशा कठिन है। ऑलवेज से इट इज इजी। मेरे एक सर थे, सर हैं अजय अवस्थी सर, हमने उनसे यही बात सीखी। वो हम लोगों को पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, हम लोग यहाँ ट्यूशन जैसे जाते थे, राइट। तो वो पढ़ाया करते थे। और यूपी बोर्ड में 12th में स्टैटिक्स और डायनामिक्स थोड़ा सा कठिन पेपर माना जाता है। तो सीढ़ी लग जाती थी, सीढ़ी की तरफ किसी को नहीं पता, तो उसमें बल्ब लगाने पड़ते थे। तो उन सबको मैंने देखा, कठिन से कठिन सवाल देखते थे और पेज, क्योंकि 10-5 बच्चे बैठते थे, तो व्हाइट पेपर के नीचे कार्बन रख के पढ़ाते थे। तो देखते जाते, सोचते जाते, करते बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, स्टेप बाय स्टेप वो सॉल्व करते चले जाते थे। तो कोई भी क्वेश्चन ले जाओ, उन्होंने कभी नहीं कहा आज तक कि बहुत कठिन है, बस वो देख के कहते बहुत आसान, और उस क्रम में वो सोचते चले जाते थे बहुत आसान। तो एक बात सीखी, कभी मत कहो कठिन है, क्योंकि कठिन कहा तो दिमाग तुरंत मान लेगा, अरे मुश्किल है यार, बताओ, मेहनत करें। जब नहीं, आसान है, आसान, वैसे करते थे, पेज आसान आसान। हम लोग यार तो देख करते आसान है, आसान। जैसे हम देखते थे बहुत आसान क्वेश्चन ले लीजिए। और हमारे द्विवेदी सर थे, वो अद्भुत टाइप के सर थे। एक लड़का बैठा था आईआईटी की तैयारी कर रहा है, एक एमएलआर की तैयारी करता है, आईआईटी एमएलआर अलग होता था। एक आईआईटी तैयारी कर रहा है, एक एमएलआर तैयारी कर रहा है, एक हाई स्कूल में, एक एर्थ में, और एक 12th का बैठा। मैंने आज तक ऐसा टीचर नहीं देखा। वो बच्चा अपना क्वेश्चन ऐसे बढ़ाता था और वो सुपारी खाते थे, तो थोड़ी बहुत गिर जाती थी पेज पे, तो खाते थे, पढ़ते थे, अच्छा ये क्वेश्चन है, हाँ, और जो गिर गया उसे साफ किया। शानदार टीचर। मैथ में जो हम लोगों ने सीखा, इन दो से ही सीखा, और मतलब अद्भुत टीचर, इसका बहुत फायदा भी मिला आगे, हम लोगों को बहुत फायदा मिला। अब ये अलग बात है कि कई बार जिंदगी आपको किधर ले जाना चाहती है, आप उधर मुझे जाते हो जो आपका इंटरेस्ट हो। नहीं तो मैथ्स वगैरह में, तो मैथ्स वगैरह में वैसे यूपी बिहार का बच्चा तेज होता है, क्योंकि 2 ही 3 चीज पढ़ता है वो, और इसलिए कोई काम करता है, या तो अपने करियर में मैथ लगाता है या जिंदगी में गणित लगाता है। जिंदगी भर गणित करता रहता है, इसी में निपट जाता है। नहीं तो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर से इट इज टफ, ऑलवेज से इट इज इजी। जब भी कोई समस्या आ जाती है तो मैं चुप रहता हूं, मैंने हो जाएगा। तो लोग घर वाले कहते हैं हमारे तो हर चीज हो जाएगा, अगर मैं नहीं हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? तो बेटर है हो जाएगा, नहीं होगा तो बाद में कहेंगे नहीं होगा, हम पहले क्यों कहें कि नहीं होगा, राइट। तो ये जेट स्ट्रीम, उम्मीद है समझोगे, स्टेटमेंट आपके क्लियर होने चाहिए। ये ऊपरी क्षोभ मंडल में वातावरण के सहारे, तो घूर्णन पश्चिम की ओर घुमा देता है, सतह पर वातावरण के सहारे। ये पछुआ हवा उठ रही है, नहीं तो उठ रही है, घूर्णन उसे घुमा देता है। तो ये उपोष्ण पछुआ जेट हो रही है, ध्रुवीय वातावरण जेट। सर्दियों में खूब हवा नीचे उतर आई, इवन दो समताप मंडल में भी कुछ स्थितियां ऐसी बनी, तो यहाँ बन गया लो प्रेशर, और इसको भरने के लिए जो हवा आ रही है, यही हवा इसके चारों तरफ उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी। जो ऊपरी क्षोभ सीमा समताप मंडल की निचली परत में, तो ये लो प्रेशर में चक्करदार घूमने लगी, यही पोलर वोर्टेक्स या ध्रुवीय वातावरीय जेट, पोलर वोर्टेक्स ध्रुवीय वातावरीय जेट। और इसके ऊपर जो जेट जा रही है, ये घूम रहा है, और ये जेट जा रही है, ये जेट इसको रोके रहेगी कि तुम्हारी ठंडी हवा इधर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, हमको भी फुर्सत नहीं, हम घूम रहे हैं। ये तेज घूमेगा या बाउंड्री सेट करेगी, जब ये वीक होगा तो लड़काएगा, हवा फैलेगी, ठंडी हवा ज्यादा जेट पे जाएगी, तो जेट दक्षिण की तरफ जाएगी, फिर ठंडी हवा ऊपरी वायुमंडल में दक्षिण की तरफ जाके और वहां शीतलहरी क्या करेगी? हटा देगी। कठिन है क्या? आसान है, हवा ही तो है ना। अब एक फाइनल चीज में देख लो। अब एक बात देखो, यहां पर जो हमने यहां देखा, तो मान लो मोटे तौर पर इस तरह से यहां पर सेल बन रहे हैं। ये सेल क्या शो कर रहे हैं? ये सेल शो कर रहे हैं कि इक्वेटर से ध्रुवों तक उष्मा का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, यही शो कर रहे हैं। पवन चलना मतलब हीट को ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो यह किसके सहारे हो रहा है? देशांतर के सहारे हो रहा है ना। ऐसे ऐसे होता तो अक्षांश होता, और ऐसे ऐसे हो रहा है तो देशांतर, इसलिए हम इसे देशांतरीय परिसंचरण भी कहते हैं, मेरीडियोनल सर्कुलेशन। अर्थात ये त्रिकोशीय परिसंचरण केवल ये बताता है कि देशांतरीय रूप में किस प्रकार उष्मा का स्थानांतरण होता है। वह यह नहीं बता पाता है कि अक्षांशीय रूप में उष्मा का कैसे स्थानांतरण होता है। इसकी कमी को पॉमेन ने दूर किया था। 2 लाख लिखनी होगी, पहले त्रिकोशिकीय परिसंचरण, त्रिकोशिकीय परिसंचरण, त्रिकोशिकीय परिसंचरण पृथ्वी पर उष्मा के आदान प्रदान तथा विभिन्न वायुदाब दशाओं का विवरण प्रस्तुत करता है।
इसमें इसमें उष्मा का स्थानांतरण देशांतरीय रूप में होता है, देशांतरीय रूप में होता है। अतः इसे देशांतरीय परिसंचरण, मेरीडियोनल सर्कुलेशन, मेरीडियोनल सर्कुलेशन भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। किंतु किंतु यह परिसंचरण अक्षांशीय स्तर पर, किंतु यह परिसंचरण अक्षांशीय स्तर पर उष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं कर पाता है, जिसकी व्याख्या पॉमेन के तरंग सिद्धांत व जेट स्ट्रीम, पॉमेन के तरंग सिद्धांत व जेट स्ट्रीम द्वारा की जाती है। जेट स्ट्रीम भी कैसे जाएंगी? अक्षांशी जा रही है ऐसे घूमते हुए। पॉमेन का तरंग सिद्धांत थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं, आपको व्याख्या नहीं देनी तो लिख देना, पॉमेन का तरंग सिद्धांत और इसके द्वारा की जाती है। ठीक है, अब थोड़ा तरंग सिद्धांत ऐसे समझ लें। देखो, जैसे जब हवा जाती है, अगर हवा ऐसे चले जाए तो सिंपल बेंड, लेकिन जब हवा जाती है तो ऐसे में जाकर थोड़ा सा क्या होती है, ऐसे मुड़ती है। ये इसको हम कहते हैं पवन की भ्रमिलता, वोल्टिसिटी। तो हवा इस तरह से करते, जैसे ये स्क्रू टाइप है, ऐसे करते पवन जाएगी, ये इसे हम कहते हैं भ्रमिलता। तो जब पवन ऐसे चलती है तो वह ऐसे घूमने लगती है, इसे हम बोलते हैं विंड की वोल्टिसिटी, भ्रमिलता। वोल्टिसिटी डिपेंड किस पे करती है, अब इसको लेना तो क्यों ना, हम सिंपल समझा देंगे लास्ट। वोल्टिसिटी या भ्रमिलता डिपेंड करती है, जो अगर ये है हवा, अगर नीचे से ऊपर निम्न अक्षांशों से अगर उच्च अक्षांशों की ओर जा रही है, तो यहाँ पर जो अक्षांशीय वृत्त बनते हैं इनकी त्रिज्या कम होती जाती है। तो इन अक्षांशीय वृत्त की दो चीजें होती हैं, एक तो परिधि होती है और एक क्षेत्रफल होता है। परिधि क्या होती है वृत्त की? 2πr शायद, और क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। तो जो हम वोल्टिसिटी निकालते हैं वो होता है हवा जहाँ पे जा रही हो, हवा जहाँ पे जा रही है वो होती है यहाँ पर वृत्त की परिधि, अक्षांशीय वृत्त की परिधि बटे क्षेत्रफल इंटू वेग, पवन का वेग। पवन कितना घूमेगी वो इसके द्वारा आती है। तो यहाँ ये जो जहाँ पे जाएगी कितना घूमेगी ये डिपेंड करेगा जिस अक्षांश पे जा रही है वो उसका कितनी परिधि है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो है। तो जब यहाँ पर जाएगी तो 2πr बटे πr स्क्वायर, तो यहाँ पर πr कट गया तो आ गया 2v/r। वोल्टिसिटी इज इक्वल टू 2v/r। इसका मतलब है वोल्टिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, वोल्टिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस। राइट, अब देखो जो कह रहा हूँ वो फाइनल है, इसको ऐसे समझा दिया, अगर कभी दिमाग में लगे तो लगे, ना लगे तो कोई बात। देखो क्या हमने आपसे एक बात कही कि पवन जब भी चलेगी, हवा जब भी चलेगी तो अपने कोणीय संवेग को क्या करेगी? संरक्षित करेगी। तो हमने कहा था कोणीय संवेग होता है mrv। अब इसे समझो, अगर ये नीचे से ऊपर चल रही है पवन, नीचे से ऊपर समझ लो, नीचे से ऊपर चल रही है, तो नीचे से ऊपर चल रही है तो किन अक्षांशों पे जाएगी? क्रमशः r क्या होती जाएगी? कम। r कम होती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। राइट, तो इसकी लगातार स्पीड क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यहाँ पर क्या दिया है? वोल्टिसिटी। अगर हवा जा रही है, अगर उसका वेग बढ़ रहा है और जिस अक्षांश की तरफ जा रही है उसका रेडियस कम हो रहा है, तो हवा सीधे नहीं जा पाएगी। हवा क्या करेगी? इस तरह से जाएगी। और जब सोचो हवा इस तरह से जाएगी तो आसपास की हवा से रगड़ खाएगी। आसपास की हवा से क्या है? रगड़ खाएगी। जैसे किसी कील को कहीं आपको गाड़ना है, ऐसे गाड़ो सीधे, या उसको ऐसे ऐसे करके गाड़ो, तो किसमें हीट ज्यादा उत्पन्न होगी? जो इस तरह से। राइट, अगर एक लोहे की चीज आप कील डालो, ऐसे सीधे गाड़ो, या दूसरा रगड़ खाते हुए उतना ले जाओ, तो यह अगल बगल से क्या होगी? रगड़ खाएगी और हीट क्या हो जाएगी? यहाँ मुक्त होगी। तो जो हवा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएगी तो यहाँ पर उसका वेग बढ़ेगा और रेडियस भी कम होगा, वोल्टिसिटी बढ़ेगी और इस तरह जाएगी और आसपास की हवा से घर्षण खाएगी और इस प्रक्रिया में हीट निकलेगी और वही हीट अर्थ के रोटेशन के साथ क्या है? अक्षांशीय स्तर पर फैलती चली जाएगी। एक तो इसके कारण हीट फैलेगी अक्षांशीय स्तर पर, और दूसरा कौन ले जा रहा है? दूसरा यहाँ पर जेट स्ट्रीम। तो ये जो हवा चल रही है सतह पे चल रही है, कहाँ चल रही है? सतह पर। तो जो ये सतह पे चल रही है इसके अक्षांश बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर इससे रिलीज होने वाली हीट क्या होगी? बढ़ती जाएगी, वो अर्थ के रोटेशन के साथ जाएगी और ऊपरी वायुमंडल पर यही काम कौन कर रही है? जेट स्ट्रीम। और यहाँ पर सतह पर वायु के चलने से, पवन के चलने से जो यहाँ पर हीट निकलती है वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया? पॉमेन का तरंग सिद्धांत। पॉमेन का तरंग सिद्धांत ये कहा जाता है। राइट, तो ये आप याद रखिएगा, सिंपल याद रखो कि पॉमेन के तरंग सिद्धांत और जेट वायु धारा के अधीन अक्षांशीय स्तर पर उष्मा के आदान प्रदान की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाता है। इतना टेक्निकल नहीं जाना है, इतना तो ऑप्शन में नहीं पढ़ाया ना, तो इसको आप हटा दीजिएगा। आइडिया है कि इस तरह की प्रक्रिया भी पृथ्वी पर होती है। पृथ्वी इतनी आसान चीज नहीं। खत्म, मतलब यहाँ पर क्लाइटोलॉजी कंप्लीट है ना। कुछ लास्ट में कहीं देखेंगे जब हम ओशनोग्राफी पढ़ लेंगे उससे रिलेटेड। अब लिखो जलमंडल। सर पीछे कभी कभी मोबाइल तो आपस में बात करते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब होता है, कृपया आप समझा दें। ऐसा मत करो भाई, है ना। थोड़ा सा अपने आप जिम्मेदारी ले लो कि इस तरह के काम आप न करो जो अच्छे ना हो। तो जो मित्र ऐसा कर रहे हैं, उम्मीद है वो ऐसा नहीं करेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम नहीं, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें।
किसी को डिस्टर्ब हो वो काम क्यों करना? बहुत जरूरी फोन है तो फोन लेकर के आप बाहर चले जाओ, आराम से बाहर जाके बात करो, या उनको बोल दो थोड़े समय बाद फोन करें। तो ही चीज़ हो सकता है ना। तो आप कोशिश किया करो, सबसे सही तरीका यही है, क्लास में आने के पहले मम्मी पापा सबको फोन कर लिया करो, अब हम क्लास में जा रहे हैं, कृपया आप फोन न करें, है ना। तो इसके बाद आप भी फ्री, मम्मी पापा भी फ्री, वो भी फ्री, सब है ना। देखो ये सब ना स्वाभाविक बात, आपकी उम्र में नहीं होगा तो मेरी उम्र में होगा, है ना। लेकिन वो सब रचनात्मक रूप में हो, कंस्ट्रक्टिव रूप में, कंस्ट्रक्टिव रूप में होता है तो उसका लाभ बहुत है। जब आप दोनों एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे हो और दोनों एक दूसरे को प्रेरित कर सके तो ठीक है। ये नहीं कि टांग खींच रहे हैं एक दूसरे। देखो इन संबंध में क्या होता है, प्रेम में होता है ना, तो रोज तलाक और रोज शादी होती है। समझ में नहीं आता कि एक हफ्ते में नाराज किस बात पे हो गए, बोले हम बात ही नहीं करेंगे, जाओ, और परेशानी बात करने कर रहे हैं। तो जो एक दो बार ऐसा करे उससे तो जाओ, हम किसी और से बात करेंगे, खत्म बात। तो याद रखो इस दौर में तुम कई बार डिस्टर्ब होगे, उसी में तुम्हें ढूंढना है कि तुम डिस्टर्ब न हो। हाँ, किसी और को भी मत करो डिस्टर्ब, उसका कोई मतलब नहीं है, आप डिस्टर्ब न हो। आप अपनी खुशी ढूंढें, दूसरे की खुशी में खुद को बर्बाद न करें। अपनी खुशी ढूंढें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम खुश रहोगे तभी एग्जाम निकलेगा। हैप्पी रहो, पूरा मतलब आगे सबसे अच्छी चीज आने वाली तुम्हारी जिंदगी में। अभी जो कुछ देख रहे हो सब के सब मारीच हैं। अबे अब देखो सीता जैसी विदुषी, सीता कितनी विदुषी थी, मतलब अद्भुत महिला, न भूतो न भविष्य, लेकिन वो भी कंफ्यूज हो गई सोने का कारण देखते, उनको पता था सोने का पॉसिबल नहीं, तो इसीलिए सब कहानियां बताई गई हैं। तो ये बात याद रखो, खुश रहो और प्लीज बात मत करो यार, दूसरे की खुशी की क्या बात लगा रहे हो, है ना। बातें मत करो। मैं आप लोगों को काफी अच्छा समझ रहा हूँ, चीजें बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, केवल समय पे नहीं समझ पाते हो, अलग बात है। अदरवाइज ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, राइट। आप अच्छा कर रहे हो, दूसरे की जिम्मेदारी ले लो, यही एथिक्स है ना। उम्मीद है अब वो बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो बताओ मत यार, डील कर लो, बताओ क्या उनकी तरफ देखो ही ना, उनसे बात करने के बाद पूछ लो भैया सब ठीक ठाक ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चल चल, मंडल में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले थोड़ी बहुत बात यहाँ पर हम देख सकते हैं, परिचय देख लेंगे, परिचय करना तो महत्वपूर्ण है ना। फिर उत्पत्ति, उत्पत्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक समझने का प्रयास होगा, क्योंकि अभी भी इसमें सभी विद्वान इस पे तो सहमत हैं कि कॉन्टिनेंट कैसे आए, ओशन कैसे आएगा, मतलब आज के जो हमको महासागरीय बेसिन, देखो दो टर्म होते हैं, एक है महासागर और एक है महासागरीय बेसिन। जब हम महासागर का बात करेंगे तो महासागर का पानी, और महासागरीय बेसिन कहेंगे तो वह पूरा गर्त जिसमें महासागर का पानी। विद्वान ये तो जानते हैं कि आखिरकार जो वर्तमान के महासागरीय बेसिन है वो आज जहां पाए जाते हैं वहां क्यों पाए जाते हैं, उसका मुख्य कारण कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, राइट। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स के सारी इसकी व्याख्या है। लेकिन वैज्ञानिक इस बात को लेकर अभी आपस में सहमत नहीं है कि पृथ्वी पर जल कैसे आए, और दो अवधारणाएं हैं, लेकिन अब दूसरी अवधारणा की तरफ प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है, तो हम दोनों अवधारणाओं को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। जब उत्पत्ति हो जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ पर जल चक्र, और फिर सागर या महासागर, सागर निकल उच्चावच, सागर निकल उच्चावच, फिर महासागरीय या सागरीय जो लिखना, महासागरीय जल की विशेषताएं। मैं यहां सागर महासागर लिखूं तो दोनों पर्यायवाची हैं। महासागरीय जल की विशेषताएं, तो यहां तीन चीज, तापमान, लवणता, अम्लीकरण। पीएच वैल्यू पे बात कर सकते हैं, थोड़ा सा पीएच वैल्यू कम हो रहा है इसलिए अम्लीकरण जैसी चीजों पर चर्चा हुई है। फिर नेक्स्ट देख लेंगे यहां पर प्रवाल भित्ति, महासागरीय धारा, महासागरीय गति, महासागरीय जल की गति, सॉरी, महासागरीय धारा, ज्वार भाटा, फिर महासागरीय निक्षेप, यद्यपि आएगा नहीं, आपकी किताब में दिया है, देख लेंगे, आप ही को बोल देंगे पढ़ लेंगे तो समझा देंगे। महासागरीय निक्षेप, फिर इसके बाद महासागरीय संसाधन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, महासागरीय संसाधन व प्रदूषण, महासागरीय संसाधन व प्रदूषण। नेक्स्ट तुषार मंडल, क्रायोस्फीयर, इसी का पार्ट है जहां पानी जमा हुआ है, तुषार मंडल। ये चूंकि सिलेबस में दिया हुआ है, वैसे इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज को यहां पर देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट मंडल है ये। तो यहां मोटे तौर पर अपने पास इतने टॉपिक मौजूद हैं। ये सारे टॉपिक पीटी कमेंट्स हैं, सारे टॉपिक पीटी कमेंट्स, कुछ भी चीजें यहां से पूछी जा रही हैं। अब जैसे पिछले साल ओशनोग्राफी से ही पीटी में 3 क्वेश्चन थे, पिछले साल एक भी नहीं है ओशनोग्राफी, तो ये वेरिएशन चलता रहेगा। टॉपिक समझना है और टॉपिक को पढ़ना है, बस ये आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम जलमंडल स्टार्ट कर सकते हैं परिचय के साथ। यहाँ पर लिखिए, यहाँ से लिखिए, पृथ्वी का वह समस्त क्षेत्र, पृथ्वी का वह समस्त क्षेत्र जहां जल ठोस तरल या गैसीय अवस्था में पाया जाता है,
पाया जाता है जल मंडल कहलाता है। पाया जाता है जल मंडल कहलाता है। पृथ्वी पर 70.8% या लगभग 71%, पृथ्वी पर 70.8% या लगभग 71% भाग पर जल एवं 29.2% या लगभग 29% और अप्रोक्सीमेटली 29% भाग पर स्थल है। अतः पृथ्वी जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से नीली दिखाई पड़ती है। अतः पृथ्वी को नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह कहा जाता है। गोलार्धों के स्तर पर जल एवं स्थल का वितरण निम्नलिखित है। अगर केवल स्थल देखा जाए तो पूरे स्थल का 75% भाग उत्तरी गोलार्ध में ही है ना। इस आधार पर एक बात और लिख सकते हैं। पहले से लिखो, स्थल की अधिकता के कारण गोलार्धों की तुलना में कहा जाता है, स्थल की अधिकता के कारण उत्तरी गोलार्ध स्थलीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जलीय गोलार्ध कहलाता है। पृथ्वी पर विभिन्न भागों में जल का वितरण निम्नलिखित है। केवल दो ही टेबल बनाइएगा, जलाशय और कुल जल का प्रतिशत। एनसीईआरटी का डेटा है, फोटो भी एनसीईआरटी से ही खींची गई है। जलाशय और कुल जल का प्रतिशत, दो ही टेबल बनेंगे ना। जैसे कुल पानी है, उसका कितना प्रतिशत कहाँ है। यूपीएससी इसे 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है पीटी में। अब एक तरफ लिखो जलाशय मतलब जल जहां पे है, और दूसरा कुल का प्रतिशत, टोटल का परसेंटेज 100 मान करके। तो पहला है महासागर में कुल जल का 97.25% पाया जाता है। 97.25%, महासागर में 97.25%। हिमानिया और हिमटोपी आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, हिमानिया और हिमटोपी 2.05। फिर है भूमिगत जल 0.68। फिर है झीलें 0.01, झीलें 0.01। मृदा में नमी 0.005, 0.005। वायुमंडल 0.001, 0.001। नदी नाले 0.3 बार 0 फिर 1। लग रहा होगा ऐसा कम क्यों, यही है। नदी नाले 0. फिर 3 बार 0 और 1। जैवमंडल मतलब जीवों में, जैवमंडल 0.4 बार 0 फिर 4। और यहाँ पर स्टेटमेंट देता है जैसे झीलों में भूमिगत जल की तुलना में अधिक जल है, नदियों में झीलों की तुलना में अधिक जल है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन गलत है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से देता है। और बाकी यहाँ से आपको कई निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से समझ सकते हैं कि उपलब्ध ताजे जल की मात्रा कुल जल की 3% से भी कम है। 97.25 कहाँ हो गया, तो 3% से भी कम है। और उसमें भी इसका एक बड़ा भाग कहाँ है, हिमनदों में। अर्थात उपलब्ध स्वच्छ जल 1% से भी क्या है, कम है।
क्योंकि ये तुरंत उपलब्ध हो ये थोड़ी ना है ना, तो ग्लेशियर्स में है, राइट। तो इस तरह के स्टेटमेंट पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस तरह के स्टेटमेंट आपसे बनते हैं। तो ये वाली जो टेबल है ये आपके लिए पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं। पृथ्वी के कुल जल का, पृथ्वी के कुल जल का अधिकांश भाग, पृथ्वी के कुल जल का अधिकांश भाग महासागरों में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। अतः अतः जलमंडल के अधीन, अतः जलमंडल के अधीन महासागरों का, महासागरों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब हेडिंग लिखो जलमंडल की उत्पत्ति। देखो इससे संबंधित दो अवधारणाएं हैं, विद्वानों में अभी यूनिटी नहीं है कि क्या है, लेकिन दो अवधारणाएं हैं। एनसीईआरटी ने पहले वाले को फोकस किया है, लेकिन हाल के समय में दूसरी वाली अवधारणाओं पर बल मिल रहा है। यहाँ पर जो पहली अवधारणा है वो ये अवधारणा है कि बिग बैंग के उपरांत जब यहाँ पर ऊर्जा का मैटर में, मैटर का ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर हाइड्रोजन आदि गैसें आई, और जो धूल और गैस के बादल बन रहे हैं उनमें हाइड्रोजन के अलावा धीरे धीरे अन्य गैसों का निर्माण हुआ, और फिर हाइड्रोजन के अलावा जो अन्य गैसें बनी, जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी या कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उससे हाइड्रोजन क्या की क्रिया की, और उससे क्रिया करके किसका निर्माण हुआ, H2O का निर्माण। इसे हम इंटरस्टेलर डस्ट कहते हैं, इंटरस्टेलर डस्ट। जो बिग बैंग के बाद जो भी यहाँ पर धूल और गैस आते, देखो एक बात ध्यान रखो, E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पर m का एनर्जी में और एनर्जी का m इंटरचेंज चलता रहेगा, दैट इज द प्रोसेस, राइट। तो इसी के अंतर्गत यह व्याख्या की गई कि बिग बैंग के उपरांत जब मूलभूत कण और ये सारे सब बने तो उसमें विभिन्न गैसें आई, और उनमें हाइड्रोजन तथा कुछ ऐसी गैसें बनी जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, इनसे जब हाइड्रोजन निकल की तो यहाँ पर जल आदि का निर्माण हुआ। क्योंकि उस वक्त तापमान जहाँ भी है, जो निहारिका सिकुड़ रही है, सब तापमान कितना है कि ये गैसीय रूप में क्या रही होगी, मौजूद रही होगी। और उसी क्रम में सूर्य का निर्माण हुआ, और याद है छल्लों के द्वारा क्या हुआ, विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ, राइट, विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। अर्थात हर ग्रह के अंदर अंदर जल वाष्प क्या है, प्रवेश करता है। यही कारण है जो मंगल वगैरह है, मंगल वगैरह में लगता है जैसे पहले नहरें बनी हैं, वहां पर गहरे गहरे जल के बहने के साक्ष्य हैं, जो आपको मिले हैं साक्ष्य, जो हमने रोवर्स वगैरह भेजे हैं, इसलिए उन गहरे क्षेत्रों को केनाली कहा जाता है। जैसे कैनाल रहती है ना, केनाली कहा जाता है। यूरोपा वगैरह में जो यहाँ पर बृहस्पति के जो कुछ कहा जाए कि उपग्रह हैं, और जो शनि का उपग्रह है टाइटन वगैरह, उन सब में बर्फ के चांस हैं। तो आया कहाँ से, वो इसी प्रक्रिया में है, वो इसी प्रक्रिया में है। हम अब तक सोच रहे हैं कि मंगल रहने का सबसे अच्छा है, मंगल से ज्यादा अच्छा यूरोपा माना गया, यूरोपा से ज्यादा अच्छा टाइटन माना गया, राइट। और सबसे पास का अपना हम वहाँ तो जा सकते हैं कभी ना कभी, वो है चंद्रमा, मामा जी का घर, है ना। लेकिन दिक्कत है थोड़ा बहुत वहाँ लगातार उल्टा पिंड वगैरह टकराते रहते हैं, इसलिए उसमें कई खतरे मेंटेन रहते हैं। तो कुल मिलाकर कि जब यहाँ पर बिग बैंग के बाद जब पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसमें ही यहाँ पर जलवाष्प की प्रक्रिया का भी निर्माण हुआ, जो मैटर है, और उसी में विभिन्न जब सूर्य और बाकी ग्रह बने, तो सूर्य के अंदर भी यही प्रक्रिया होगी। अगर ठंडा तो हो जाए थोड़ा सा, है ना, लेकिन बचेगा नहीं। तो उस समय में तो पृथ्वी भी उसी तरह बनी, और जब यहाँ पर अर्थ बनी और अर्थ क्रमशः ठंडी होने लगी, यह प्रक्रिया हर ग्रह के लिए सत्य है। जब ये यहाँ पर ठंडी होने लगी तो धीरे धीरे ऊपर स्थल मंडल का क्या होगा, निर्माण होगा। लेकिन अंदर तो हीट मौजूद है, और वो हीट इसे बाहर जाने की लगातार कोशिश करेगी। अब यहाँ ज्वालामुखी उद्गार होंगे। इसी के साथ एक प्रक्रिया और हो गई थी, एक छोटा सा कहा जाए कि पिंड थिया अर्थ से क्या हो चुका था, टकरा चुका था। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक बड़े गर्त का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। लेकिन जब यहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुए, तो उन ज्वालामुखी उद्गारों से विभिन्न क्रेटर और काल्डेरा का क्या हुआ, निर्माण। समय के साथ कई क्रेटर और काल्डेरा आपस में क्या हो गए, मिल गए। तो इस प्रक्रिया में पृथ्वी में कई विशाल गर्त क्या थे, मौजूद थे। और ज्वालामुखी क्रिया में जो जलवाष्प निकली वह पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, फैली हुई है। लेकिन हमें पता है कि धीरे धीरे अर्थ हीट रिलीज करेगी, यह भी हीट अपनी बाहर रिलीज करेगा, तो धीरे धीरे यह ठंडा होने लगा। लेकिन हमने आपसे कहा था कि प्रारंभिक पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया आदि गैसों की क्या थी, अधिकता थी। जब तक पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगी, तब तक वह पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा को क्या करेगी, रोकेगी, और पृथ्वी के नीचे के तापमान को क्या करेगी, ज्यादा बनाए रखेगी, राइट। तो जब यह ठंडी होने की प्रक्रिया हुई, तो यहाँ पर कुछ ऐसी दशाएं हो सकती हैं जबकि यहाँ जलवाष्प जो है संघनित होकर जल की बूंदों में परिवर्तित होती है। और जब यह जल की बूंदें नीचे पहुंची, पहले तो जल की बूंदें हवा में ही वाष्पित हो गई होंगी, लेकिन होता गया होगा, और जब जल की बूंदें नीचे पहुंची तो जल क्रिया कर गया CO2 के साथ, तो H2CO3 बने। यहाँ पर कार्बोनेट नहीं है, राइट। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जब H2O के साथ क्रिया करने लगी, कार्बोनेट के यौगिक बनाने लगी, तो धीरे धीरे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या है, कमी आई। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आई, तो पृथ्वी के ठंडे होने की दर भी क्या हो गई, बढ़ गई। और जितना और ठंडी हुई, उतना ज्यादा जो जलवाष्प थी वो क्या होती गई, कंडेंस होती गई, और पृथ्वी एक लंबे समय तक वर्षा की प्रक्रिया से गुजरी। और इस प्रक्रिया में ऊपरी भागों का जल और बाकी जो जल बह रहा था, वो आकर इन्हीं बड़े बड़े गड्ढों में क्या है, गर्तों में क्या है, विशाल गर्तों में भर गया। और इन विशाल गर्तों में जो मौजूद खनिज थे, या जो मौजूद लवण थे, या जो मौजूद पदार्थ थे, वो जल में क्या हुए, घुल गए, और ऊपरी भाग से भी मटीरियल नीचे तक पहुंचाया गया। इसलिए इन गर्तों में भरे हुए जल का जो है कहा जाए कि पानी जो पानी है वो खारा हो गया। और फिर समय के साथ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, और उसी प्रक्रिया में धीरे धीरे विभिन्न महासागरों ने अपने वर्तमान के स्वरूप को क्या किया, धारण किया। और जब ये महासागर बन गए, पृथ्वी के वायुमंडल की दशाएं सेट हुई, तो फिर यहाँ पर महासागर से वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण का एक चक्र स्थापित हो गया। इसे हम जल चक्र कहते हैं। और जल चक्र के अधीन पृथ्वी पर वर्तमान के जल के आवागमन की दशाओं का क्या होता है, निर्माण होता है।
अर्थात एक पक्ष यह मानता है, अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि जो पृथ्वी की सतह पर जल आया, जो जलमंडल आया, उसकी उत्पत्ति कहीं बाहर से नहीं, पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी क्रिया में निष्कासित जलवाष्प के संघनन की प्रक्रिया में हुआ है। ये बात सही, राइट? वैज्ञानिकों ने ऐसा मानना है, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? ये परिकल्पना है और हम अधिकतर यही मानते हैं कि यह प्रक्रिया अन्य ग्रहों पर भी देखी गई है, जो हमारे पास जितने साक्ष्य वहां पर ये है, राइट? तो यह प्रक्रिया यहाँ पे है, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है नहीं, ऐसा नहीं है, अंदर से नहीं आया, ये बाहर की प्रक्रिया है। इसमें पाकिस्तान का हाथ है नहीं? बाहर की प्रक्रिया क्या है? उन्होंने कहा यहाँ पर अर्थ है और उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के पिंड बने, सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, राइट? और ये बौना ग्रह पे चला। यम के बाद प्लूटो के बाद का जो क्षेत्र कहलाता है वो है क्वीपर बेल्ट। क्वीपर महोदय ने खोजा, क्वीपर बेल्ट है, वहां पर ऐसे बहुत सारे चट्टानी और चट्टान के बने, धातुओं के बने ऐसे पिंड पाए जाते हैं जिसमें बर्फ जमी है, बर्फीले, सूर्य से बहुत दूर है ना, और वही इंटरस्टेलर प्रक्रिया में उनमें बर्फ आई और ये बिल्कुल बर्फ से जमे हुए हैं। इन्हें हम धूमकेतु कहते हैं, राइट? इन्हें हम धूमकेतु या कॉमेट कहते हैं, कुछ तारा भी कहा जाता है इनमें। ये तारा नहीं है, चमकता है तो तारा, तारा नहीं है। तो यहाँ पर ये धूमकेतु है और जब ये, अगर ये सूर्य है और ये बाकी ग्रहों का की कक्षा है, तो ये जो है ना धूमकेतु साहब सबकी कक्षा को काटते हुए प्रवाहित होते हैं, परवलयाकार या अतिपरवलयाकार कक्षा में, ये सबके कक्षा को काटते हुए जा रहे हैं और यहीं पे पृथ्वी घूमते घामते इन्हीं के मार्ग के सामने आ गए। तो धूमकेतु क्या होगा? टकरा जाए। तो वैज्ञानिकों के अनुसार अतीत में पृथ्वी से कई धूमकेतु क्या है? टकराए। इन धूमकेतुओं के टकराने से बड़े गर्तों का क्या हुआ? निर्माण, और जो इनकी बर्फ थी उच्च तापमान के अधीन ऊर्ध्वपातित हो गई, बर्फ सीधा किसमें बदल गई? वाटर वेपर, जलवाष्प में कन्वर्ट हो गई, राइट? दूसरा, यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच भी कुछ यहाँ पर चट्टानी टुकड़े और धात्विक टुकड़े पाए जाते हैं। इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, एस्टेरॉइड कहा जाता है। इसमें से भी सी टाइप एस्टेरॉइड का डिवीजन है, एक एस्टेरॉइड एक टाइप के होते हैं जो जिसमें बड़ी मात्रा में बर्फ होती है। तो कुछ विद्वानों का मानना है धूमकेतुओं के साथ कई क्षुद्र ग्रह भी आके पृथ्वी से क्या हुए? टकराए, और इनकी जो बर्फ ऊर्ध्वपातित हुई उससे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल में जलवाष्प का आवरण आया, और जब पृथ्वी ठंडी हुई है तो क्या हुई है? यहाँ पर वर्षा हुई है, और वही वर्षा उन गर्तों में क्या है? भर गई है, जिससे चल के पहले प्रारंभिक महासागर, आदि महासागर, जो आज महासागर देखते हैं अपने प्रारंभ में ऐसे नहीं थे, आदि महासागरों का, प्रोटो ओशंस का उदय हुआ और फिर विभिन्न क्रियाओं में आज के महासागर हमें अस्तित्व में प्राप्त होते हैं। तो वर्तमान में यही दो है। थोड़ा सा जाके और पढ़ सकते हो क्योंकि एक दो चीजें और हैं, लेकिन वो आपके लिए जरूरी नहीं है। पूछ सकते हैं हाउ वाटर, एलेक्सा हाउ वाटर केम, है ना? Where did Earth get its water from? Hot from the sun, sun से दूर। Where temperature and comet crashing into it? Comet है और यहाँ पर क्या है? एस्टेरॉइड। और भी है, सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं, आपको और भी देख लेना है, कई जगह इनमें से किसी में नहीं आया, बात खत्म हो गई, है ना? तो लेकिन आप ये थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैं उतना लिखा रहा हूँ जितना आपको यूपीएससी के लिए जरूरत है। तो यहाँ पर लगातार बहुत सारे क्लू आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है ना? तो इसे थोड़ा सा देखना, ये चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि एक मिशन गया, रोसेटा मिशन, एक मिशन था रोसेटा मिशन, ये भी पढ़ सकते हो जाके। रोसेटा मिशन में एक कहा जाए कि मशीन को, अंतरिक्षयान को एक कॉमेट पे गिराया गया, कॉमेट पे टकरा दिया गया। जब वो कॉमेट पे जाके टकराया तो वहां से उसने सूचनाएं भेजी, चित्र भेजे, और उन चित्रों में पता चला कि जिस कॉमेट से टकराया था उसमें H2O नहीं था, उसमें D2O था, हाइड्रोजन। क्या था? D2O। तो इसलिए जो पहली वाली उदाहरण कहते वैज्ञानिक के चेहरे खुल गए, बिल्कुल बोले, खिल गए, बोले हम कह रहे थे ना, अगर कॉमेट से हुआ होता तो महासागर में क्या मिलना चाहिए था? D2O, ड्यूटीरियम होता है, ये H2O कैसे आएगा? साधारण कैसे आएगा? तो उन विद्वानों का कहना है कभी एक ही से टकराए हो सकता है बहुत सारे ऐसे कॉमेट और फ्यूचर में हम टकराए तो क्या मिल जाए? H2O। इसलिए दोनों बातें यहाँ पर चल रही हैं। जैसे कि ये भी देख सकते हो, जाके पढ़ाई से देख लेना, नए नए क्लूज आ रहे हैं, हम दो पर ही आपसे चर्चा कर रहे हैं, राइट? थोड़ा सा ऐसे हो जाके आप आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और हम यहाँ पर उत्पत्ति की थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, कल करते हैं ना चर्चा।